ये सेमिनार के लिए वो सूरत में गए, इसके लिए एक बार सब लोग ताली बजाएं। सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। एक और ऊर्जा भरे दिन में आप सबका स्वागत है। संडे के दिन आप समय निकाल के आए, लेकिन जैसे मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि आपके समय का पूरा वैल्यू देने की हमारी आपसे प्रॉमिस है। 30वें अग्रवाल विकास ट्रस्ट और जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद द्वारा आयोजित 30वें मेडिकल सेमिनार में आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर कुमार नायक साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपना अनुभव और विजडम, जो 30-35 साल का विजडम है, वो आपसे 1 घंटे में शेयर करेंगे। मैं हरिभाई कनोडिया, गिरीश जी मित्तल और अग्रवाल विकास ट्रस्ट का पूरा सपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसके कारण हमें सेमिनार करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। श्रीकांत जी मुंद्रा, निर्मलेश जी आर्या, अतुल भांगड़ और पूरी टीम का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत लोग मेरे से पूछे कि ये रिपीट सेमिनार है तो हम आकर क्या करेंगे। रिपीट में एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा और 6 साल में जो भी चेंज आए हैं, जो वो आए हैं, वो भी आपसे शेयर किए जाएंगे। ये तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। खास इंटरेस्ट और सुपर स्पेशलाइजेशन है। आपका पैशन में फोटोग्राफी, ट्रैवल और राइटिंग है। लेकिन सबसे जबरदस्त बात जो इनके बारे में है, जो इन्होंने लक्ष्य बताया अपना, would prefer to remain low profile and a strong wish to create a society where need for doctor is less and the society remains healthy। ये बड़ी गजब की बात है। इनकी जो सोच है और जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद की यही सोच है, और ये सेमिनार भी करने का मूल रीजन यही है कि अपने हेल्दी रहे, अपने आप को ध्यान रहे। Wishing you a very progressive and healthy India. Thank you very much. का सेवंती भाई साहब से निवेदन है, उनका पुष्प से सम्मान करना। और कृष्ण गोपाल जी मुंद्रा से करूंगा कि जीवन आदर्श उत्कर्ष परिषद का मोमेंट को देखे उनका विनय भाई से निवेदन है कि हमारी एक बुक्स डॉक्टर्स के इस हेल्थ अवेयरनेस सेमिनार में, तो उसमें हमारा जो मेन ध्येय था वो ये था कि जो शहर के वेरी वेल नोन कंसल्टेंट्स हैं, जो अपने अपने सब्जेक्ट में महारथी के नाम से जाने जाते हैं, उनके द्वारा जो पब्लिक है उनको सामान्य रोगों के बारे में जानकारी दी जाए, ताकि जो सामान्य रोग हैं और भविष्य में अगर वो कोई विकराल रूप धारण करें तो उनको शुरुआती लक्षणों के द्वारा ही पहचान के समय सर उन लक्षणों की पहचान अगर हो जाए तो विकराल रूप धारण करने से बड़ी बीमारी बच सकती है। दैट वाज द इंटेंशन ऑफ कंडक्टिंग दीज सेमिनार्स। एंड जो ट्रीटमेंट में नए एडवांसेस हैं उनके बारे में भी थोड़ी जानकारी मिले, तो उन ट्रीटमेंट्स का लाभ अगर हमारे शहर में उपलब्ध है तो हमारे शहर में, अगर बाहर या देश के बाहर जहाँ भी उपलब्ध है एटलीस्ट उसकी जानकारी मिले, तो उस ट्रीटमेंट संबंधी हम लोग बीमारी के बारे में उस ट्रीटमेंट से लाभ ले सकते हैं। जितने भी कंसल्टेंट्स आप इस सेमिनार में जिनको भी सुनते हैं, वो स्वयं अपने आप में एक हस्ती हैं। दे डोंट नीड एनी एडवर्टाइजमेंट। दिस फोरम इज नॉट फॉर एडवर्टाइजमेंट।
absolutely no advertising for any consultant because they themselves are so well known कि उनको किसी advertisement की या poster की या platform की आवश्यकता नहीं है। जो हमारा उद्देश्य होता है कि सही practice, ethical practice, moral practice and absolutely transparent practice करके जो ऊपर आए हैं and who have a command on their subject, उन लोगों को ही हम आपके बीच में इस अवेयरनेस प्रोग्राम में बुलाते हैं so that they can give the best to you and Kumar is definitely one of the highest ranked among those consultants in the city. Very low profile but a master in his subject, known nationally and internationally. Thank you. अग्रवाल विकास ट्रस्ट के सभी ऑफिस बेरर्स श्रीकांत जी, विनय जी, निर्मलेश जी, गिरीश जी, हरी जी और अतुल जी और यहाँ उपस्थित सब भाई और बहनों, और इसमें से काफ़ी लोग मेरे साथ सालों से जुड़े हुए हैं, उनको मैं पेशेंस नहीं कहूँगा, ये हमारे वडील है, बुजुर्ग है, सबको मेरा नमस्कार और सुप्रभात। ये दो संस्थाएं जो सालों से करीबन 7 साल से ये सेमिनार्स कर रही है, 38वां सेमिनार है, उसका उद्देश्य बहुत ही प्रशंसनीय है कि एक तंदुरुस्त समाज की रचना हो और उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और उनके ये कार्य को देख के मेरे को जो मन में सूझा वो मैंने थोड़ी लाइंस में लिखा है, जरा गौर से उसको पढ़िए या मेरे को सुनिए आप। वो दवा क्या सही जिससे रोग ना मिटे, वो दवा क्या सही जिससे रोग ना मिटे, वो हवा क्या सही जिससे सुगंध ना फैले, वो हवा क्या सही जिससे सुगंध ना फैले, वो यूरोलॉजिस्ट क्या सही जिससे पथरी ना भागे, वो यूरोलॉजिस्ट क्या सही जिससे पथरी ना भागे, वो समाज क्या सही जहां रोगी ही रोगी मिले, वो समाज क्या सही जहां रोगी ही रोगी मिले। क्या ऐसा संभव है कि ऐसा समाज बन सकता है? क्या ऐसा संभव है कि रोगी कभी ना मिले? हाँ, ऐसा संभव है अगर ऐसे सेमिनार मिले। हाँ, ऐसा संभव है अगर ऐसा सेमिनार मिले। ये मेरी दिल से जो इमोशंस है जो मैंने यहाँ प्रकट किए हैं, और ये हमारा उद्देश्य है। ये हमारा उद्देश्य है कि हम एक तंदुरुस्त समाज की रचना करें और यहाँ उपस्थित इतने सारे लोगों को इसका लाभ मिले। मेरे को ये दूसरी बार मौका मिल रहा है कि ये कृष्ण की नगरी द्वारका हॉल में आपके साथ इंटरेक्शन करने का, तो चलो ये मौका हम उठाए, उसका लाभ ले और कुछ ज्ञान, कुछ इंटरेक्शन यूरोलॉजी के बारे में करें, जिसके मेन डिजीज है पथरी, स्टोन डिजीज और प्रोस्टेट डिजीज। अभी कोई भी लेक्चर या सेमिनार के पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स क्या है, किडनी के प्रॉब्लम्स क्या है। किडनी के दो तरह के प्रॉब्लम है, एक यूरोलॉजिकल जो सर्जिकल प्रॉब्लम्स है और नेफ्रोलॉजिकल जो मेडिकल प्रॉब्लम्स है। हम सर्जिकल प्रॉब्लम्स में से स्टोन्स और प्रोस्टेट के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेफ्रोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि मेडिकल प्रॉब्लम, जिसमें किडनी फेल होती है, किसको डायलिसिस की जरूरत होती है, तो ये समझना जरूरी है कि हमें क्या है। हमारे पास काफी टाइम किडनी के प्रॉब्लम वाले पेशेंट्स आ जाते हैं जो हमारा काम नहीं है, हम उसका फाइल भी नहीं बनाते, हम डायरेक्ट करते हैं कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाओ, क्योंकि अननेसेसरी वही चीज सब आगे आगे बढ़ा के फिर हम बोलेंगे कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको यूरोलॉजिकल डिजीज है तो आपको यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और ये सेमिनार का कोई उद्देश्य नहीं है कि ये मंच पे जो खड़ा यूरोलॉजिस्ट है उसके पास जाएंगे। आप कोई भी यूरोलॉजिस्ट जिससे आपको नाता है, आपको ट्रस्ट है, वहां जाइए, लेकिन इधर उधर भटक के इसका ट्रीटमेंट ना करिए। तो हम स्टोन डिजीज और प्रोस्टेट के बारे में ये सेमिनार में डिस्कशन करेंगे। ये हेडिंग्स में स्टोन्स के लिए हम बात करेंगे कि क्यों होता है। जिसको होता है उसको ही पता है कि परेशानी क्या है। जो लेबर पेन होता है उसकी तरह का ये पेन है और ये बारी बारी होता है, रिकरेंट डिजीज है, इसलिए उसके लिए जानकारी लेना जरूरी है। उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं,
अगर हमें है तो पता चल जाए कि ये पथरी का प्रॉब्लम, हम यहाँ जाए, वो अगर ट्रीटमेंट क्या है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल है, अगर हम ये बारी बारी होता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी देखो कि पुरुषों में ये पथरी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। अभी क्यों पुरुषों में, तो यूजुअल क्या सालों से फील्ड वर्क में पुरुष मेल्स ज्यादा मिलते हैं आपको, खेत में ये सब। अभी थोड़ा माहौल चेंज हुआ लेकिन फिर भी आपको फील्ड वर्क में पुरुष ज्यादा मिलेंगे। और पथरी होने का मेन रीजन हॉट क्लाइमेट है, जिसमें शरीर में से पानी कम हो जाना, पसीने में से पानी कम होने से यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है, तो क्षार जो आते हैं वो उसमें जम जाते हैं और स्टोन बनते हैं। इसलिए पुरुषों में स्त्रियों से ये तकलीफ ज्यादा होती है। लेकिन ये तो साइंटिफिक रीजन था। मेरे को लगता है कि जब इतना लेबर पेन होता था तो एक बार सब महिलाओं ने बहुत सालों पहले भगवान के पास पहुंच गई कि प्रभु हमको तो आपने लेबर पेन दिया, इतना तकलीफ दिया, और ये हमारे साथ तो पुरुष है घर में सब चैन से बैठे, उनको तो कोई तकलीफ होती नहीं है। तब प्रभु ने बोला कि देखो उनको मैं ऐसा कुछ देता हूं जो आपसे ज्यादा होगा, उनको भी एक महसूस होगा कि दर्द क्या होता है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि पुरुषों को पथरी ज्यादा होगी। एनीवे ये लाइटर साइड है, लेकिन ये ऐसे ही कुछ हम ह्यूमर से बात करते रहेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट लगा रहेगा। पॉपुलेशन में से 12% लोगों को पथरी होती है, और अपने देश में उसकी ट्रीटमेंट नहीं होने से करीबन 50% लोगों की किडनी उससे चली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12% लोग को पथरी होती है और 50% लोग की किडनी उससे चली जाती है। नॉर्थ इंडिया में इसका इंसिडेंस ज्यादा है, गुजरात से पंजाब, जम्मू तक, राजस्थान, ये ऐसा बेल्ट है जिसको स्टोन बेल्ट कहते हैं, यहाँ पथरी का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो ये स्टोन बेल्ट है, और एक बार आपको हुआ तो पूरी लाइफ में 50% चांस है कि वो वापिस हो सकता है, और एक साल में 10% लोगों, 100 में से 10 लोगों को वो पथरी की बीमारी वापिस हो सकती है। तो रिकरेंट डिजीज है, इसलिए इसके ऊपर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए कि उसको हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ये देख के तो आप खुश हो गए ही हो गए, महिलाएं तो बहुत खुश होगी कि ये डायमंड घर में आए, तो महिला खुश है, पुरुष एकदम सुखी है कि महिला खुश है, तो पुरुषों भी खुश है। आपको अगर याद होगा 1971 में एक जेम्स बॉन्ड की मूवी आई थी, डायमंड्स आर फॉरएवर, तो ये डायमंड से तो सब लोग खुश है, लेकिन ये यूरोलॉजी के डायमंड से दूसरा जो दिखता है, ये एक पेशेंट में निकली हुई सब पथरी है। तो हमें ये डायमंड से कभी कुछ फायदा नहीं होता है, नई आर्थिक समृद्धि होती है, पैसे जाते हैं, दर्द मिलता है। तो हमें तो डायमंड्स आर फॉर एवर नहीं चाहिए, हमें डायमंड्स आर फॉर नेवर चाहिए, हमें नहीं चाहिए। और ये उद्देश्य हम आज का डिस्कशन आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे हमने आगे भी बताया कि पथरी क्यों होती है। पथरी होने का मेन रीजन हॉट क्लाइमेट है। गर्मी की वजह से शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, पसीने से पानी चला जाता है, तो यूरिन कम बनता है। और यूरिन, किडनी का फंक्शन है कि क्षार को बाहर निकाले, तो बॉडी में क्षार तो आते ही खाते हैं तो क्षार आएंगे, और वो क्षार आके यूरिन में जाते हैं, और जब उसका यूरिन का प्रमाण कम हो जाता है तो क्षार जम के पथरी बनती है। दूसरा एक ये है कि इंट्रिंसिक बॉडी डिफेक्ट, यानी कि शरीर की एक प्रकृति है, जिसको स्टोन बनता है उनको बनते ही रहता है। घर में 2 भाई है, एक भाई को स्टोन बनता है, दूसरे को नहीं बनता है, तो ये उनकी बॉडी की प्रकृति है। उनके इंटेस्टाइन्स में से कैल्शियम और ऑक्सलेट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। तो ये मेन रीजन है कि पथरी बनती है। और आजकल ये जो ट्रेंड है हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट का, अच्छी चीज है। लोग जिम में जाते हैं तो इतना एक्सेस प्रोटीन इंटेक लेते हैं जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में जहां पहले इसको हॉट क्लाइमेट का इश्यू नहीं था, वहां भी स्टोन ज्यादा बनने लगे, क्योंकि एक फैशन हो गया कि हाई प्रोटीन डाइट, जिम करो, हाई प्रोटीन डाइट करो, लो कार्बोहाइड्रेट। आप संतुलित आहार लो तो ये चीजें कम होती है।
वही बताया कि हॉट क्लाइमेट में ज्यादा होता है, लेकिन दूसरे कोई डिजीज भी है, गाउट है, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गाउट होता है, तो उसमें भी यूरिक एसिड की पथरी बनने की संभावना है। और इंपॉर्टेंट है हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे एक पैराथायरॉइड ग्रंथि होती है, उसका जो हार्मोन, उसका जो स्राव होता है, उससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है, यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है और उससे स्टोन बनते हैं। तीसरा, एक ओबेसिटी में भी आजकल स्टोन्स ज्यादा बनते हैं और पर्टिकुलरली बैरियाट्रिक सर्जरी के बाद स्टोन बनने का चांसेस ज्यादा होता है, उसमें ऑक्सलेट स्टोन ज्यादा बनते हैं। आप इसको ज्यादा मत पढ़िए, मैं जो बोलूं, क्योंकि इसमें काफी टेक्निकल चीजें रहेगी, तो उसको जरूरी नहीं है। अभी ये कैसे बनता है, जैसे हमने बताया कि क्षार ज्यादा हो जाते हैं और यूरिन कम हो जाता है, तो एक सिंपल एग्जांपल है कि एक ग्लास में आप पानी भरो और उसमें शक्कर डालो, तो पानी से भरे हुए ग्लास में शक्कर डालने से शक्कर, फिर और शक्कर डालो तो धीरे धीरे वो नीचे जमने का चालू होगा। अभी उसको डिसॉल्व करना है तो क्या करना है, अगर हम पानी की मात्रा बढ़ाए तो वो डिसॉल्व होगी, अगर पानी की मात्रा बढ़ाने के बाद भी वो शक्कर नीचे जमी रहती है तो क्या करेंगे, उसको गर्म कर सकते हैं, गर्म करेंगे तो अंदर वो पिघल जाएगी। इसके बाद भी अगर वापस शक्कर डाली और वो जम गई, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। यही किडनी में होता है कि किडनी में जब यूरिन बनता है और क्षार आते हैं तो पहले तो डिसॉल्व होकर पेशाब यूरिन में निकल जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो क्षार का प्रमाण बढ़ता जाता है वो जमने का चालू होता है। और हम किडनी को तो गर्म नहीं कर सकते, उबाल नहीं सकते, उसके लिए बॉडी में प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म किडनी में होता है कि जो इंट्रिंसिक इनहिबिटिव फैक्टर कहते हैं, वो उसको संभालता है। बट जब क्षार का प्रमाण ज्यादा हो जाता है और यूरिन का प्रमाण कम हो जाता है, सुपर सैचुरेशन होता है और स्टोन बनता है। तो दैट इज हाउ स्टोन फॉर्म। सुपर सैचुरेशन होने से ऐसे नीचे जो बताया कि लास्ट में वो छोटे छोटे क्रिस्टल इकट्ठे होकर स्टोन बनेगा। सो पथरी बनने के लिए जो जरूरी है वो सुपर सैचुरेशन यूरिन में होना जरूरी है और सुपर सैचुरेशन के हिसाब से पथरी बनती है। अभी ये जो मैं बोल रहा था कि किसी को शरीर की प्रकृति है, उनके किडनी में ऐसे सफेद सफेद दाग है, ये जो व्हाइट स्पॉट्स दिखते हैं उसको रेंडल स्प्लेक्ट बोलते हैं। रेंडल करके कोई वैज्ञानिक ने इन्वेंशन किया था। वो कैल्शियम है, किडनी की वॉल में कैल्शियम जमा हुआ है, वो स्टोन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर दूसरे क्षार आके जम के स्टोन बनता है। तो ये हम नहीं निकाल सकते। हम जब सर्जरी करते हैं तो अंदर जाके देखते कि ये है, लेकिन इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। और स्टोन कौन से प्रकार के होते हैं, तो मेनली मेजॉरिटी ऑफ द स्टोन्स कैल्शियम ऑक्सलेट के रहते हैं, दूसरे कैल्शियम कार्बोनेट के और यूरिक एसिड के। अपने यहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड कॉमनली दिखे जाते हैं। ये है कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, एकदम हार्ड स्टोन होते हैं, पत्थर की तरह, रियली पत्थर है ये, सुपारी जैसे होती है ऐसे होते हैं। वो उसको आप कोई दवाई से डिसॉल्व नहीं कर सकते। ये डिफरेंट टाइप के शेप्स ऑफ स्टोन है कि जो किडनी में बन सकते हैं। और ये जो है, जो आपको कुछ दिखता ही नहीं है, वो यूरिक एसिड का स्टोन है। यूरिक एसिड का स्टोन आपको एक्सरे में ज्यादा क्लियर दिखेगा नहीं, क्योंकि इसमें कैल्शियम नहीं है, इसलिए एक्सरे में दिखता नहीं है। ये डिफरेंट कैसे स्टोन बन सकते हैं उसके एग्जांपल है कि दोनों किडनी पूरी स्टोन से भरी हुई है। जो व्हाइट स्पॉट्स है वो स्टोन्स है, वो स्टैगोन है। स्टैगोन ये जो साबर होते हैं, इसके जो सिंग होते हैं ना, डिफरेंट जगह पे ऐसे जाते हैं, ऐसे किडनी में डिफरेंट पोर्शन में चले जाते हैं, इसलिए उसको स्टैगोन बोलते हैं। वो किडनी को काफी नुकसान कर सकते हैं। ये भी स्टैगोन है। ये देखो कि किडनी में तो छोटे छोटे स्टोन है, लेकिन नीचे पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर, उसमें स्टोन्स बने। ये बनने का रीजन मेन कि प्रोस्टेट से पेशाब में रुकावट होने से यूरिन जमा रहता है और वहां आके क्षार जम जाते हैं और पथरी बनती है। तो जो नीचे सब है वो ब्लैडर स्टोन से, दोनों में वही दिखता है। बायलेटरल स्टोन, दोनों किडनी की नली में आके स्टोन फंसे, तो राइट में भी है वो व्हाइट स्पॉट और लेफ्ट में भी है, और उससे दोनों किडनी ब्लॉक होती है, तो किडनी का फंक्शन भी अफेक्ट होता है, किडनी फूल जाती है, उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ये देखो मल्टीपल साइड स्टोन्स, उसकी कोई जगह छूटी नहीं है, राइट किडनी में है, लेफ्ट किडनी में है, राइट किडनी की नली में है, और नीचे शिश्न के भाग में पेनिस में आके वो स्टोन फंसा हुआ है,
जिससे यूरिन में रुकावट हो जाती, यूरिन करने में दिक्कत होती। तो सभी जगह पे उसको स्टोन ही स्टोन है। देखो ये फंसी हुई स्टोन पेनिस में जो है थोड़ा फेंट दिखता है, लेकिन वो स्टोन है। ये तरह का पेन हुआ पीछे से आगे तक रेडिएट होता है, इधर लेफ्ट साइड, दोनों किडनी बॉडी में यहां रहती है पीछे, एक लेफ्ट है एक राइट है। भगवान ने 2 किडनी दिया है, इसलिए अच्छा है कि एक तरफ प्रॉब्लम हो तो भी हमको मेजर प्रॉब्लम महसूस नहीं होता है। वो पेन यहाँ पीछे से आगे रेडिएट होता है, उसके साथ वॉमिटिंग होना, नौशिया होना, यूरिन में तकलीफ होना, जलन होना, ब्लड आना, और अगर इंफेक्शन होता है तो फीवर आना, ये सब चीज हो सकती है। इसको एक बार पथरी हुई, दूसरी बार हुई, वो अपने आप उसका निदान कर लेता है कि मेरे को पथरी है, मेरे को यहां जाना है। जब हम ट्रीटमेंट और क्यों होती है ये सब डिस्कशन करते हैं तो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट जानना जरूरी है। 2 किडनी है, उसमें से जो नली निकल के पेशाब की थैली में जाती है ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है राइट, वो लेफ्ट। उसमें से नीचे से नली शिश्न में से बाहर निकलती है। मेल्स में नीचे प्रोस्टेट रहता है, फीमेल्स में प्रोस्टेट नहीं होता है। तो ऐसे नॉर्मल यूरिनरी ट्रैक्ट रहता है, 2 किडनी, 2 यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट और फिर नीचे पेशाब की नली। जब स्टोन बनता है तो कहां रुक सकता है? किडनी में से जब नली निकलती है यूरेटर, तो उसके 3 जगह पे नेचुरल रुकावट है। एक जहां नली चालू होती है ऊपर दिखाया वो, दूसरी जब पेट पांव की जो मेन वेसल खून की नसें जाती है इसके ऊपर से ये यूरेटर ऐसे घूम के जाता है, तो नेचुरली उसको एक रुकावट आती है, वो ये दूसरी जगह है। और तीसरी जहां वो यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है वो यूरेटर एकदम नैरो होता है, वो तीसरा नैरोइंग है। ये 3 नैरोइंग है जहां स्टोन आके कॉमनली फंसता है। अब जब पेन होगा तो पेन इतना एक्यूट और इतना सीवियर, लेबर पेन की तरह इतना सीवियर होता है कि पहला एम हमारा ये है कि पेशेंट को पेन फ्री करे। रिपोर्ट तो बाद में कराएंगे, और नॉर्मली 90% केसेस में पेन का इंजेक्शन देने से उसका पेन खत्म हो जाता है। तो जो पैनिक होता है पेशेंट को, अगर आप वो टाइम पे जो भी कहोगे वो करने को तैयार है। यूजुअली इमरजेंसी सर्जरीज बहुत मिनिमम केसेस में होती है, बट पेन रिलीफ करना वो दवाई से है। यूजुअली पेन रिलीफ हो गया तो इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। पेन रिलीफ नहीं होता है तो नेचुरली आगे प्रोसीजर करना पड़ेगा, लेकिन मेजोरिटी केसेस में पेन रिलीफ हो जाता है। अगर आप यूरोलॉजिस्ट तक पहुंच नहीं सकते तो आपको फैमिली डॉक्टर से भी पेन तो रिलीफ हो जाएगा। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ हो गया। उसके कई बार हमने देखा है कि ये पेन रिलीफ के चक्कर में तो 10-10 दिन निकल जाते हैं, तो बात आगे चलती ही नहीं है। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, पेन यूजुअली रिलीव हो जाता है। इसके बाद हम उसमें इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। यूजुअली क्रिएटिनिन, काफी लोगों को क्रिएटिनिन क्या है पता है, वो किडनी के फंक्शन का ब्लड टेस्ट है, वो करना जरूरी है। सीबीसी करना है कि ब्लड में इंफेक्शन है कि नहीं, यूरिन रिपोर्ट करना है, और फिर सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एक्सरे, जो जरूरत के मुताबिक करते हैं। ये पेन जब होता है तब काफी जगह पे बॉटल्स लगा के ज्यादा यूरिन हो ऐसे इंजेक्शन देके किडनी को, पथरी को निकालने की कोशिश की जाती है। वो ग्रॉसली कॉन्ट्राइंडिकेटेड, यानी वो नहीं करना चाहिए। जो किडनी पथरी से ब्लॉक हो गई है उसको आप ऊपर से फोर्स दे रहे हैं यूरिन बनाने का, वो यूरिन किडनी में से लीक हो सकता है और मेजर कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। वो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अभी जब एक बार पथरी का निदान हो गया, वो 1 है, 2 है, मल्टीपल है, जो भी है, उसकी ट्रीटमेंट जब करेंगे तो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है कि उसका साइज क्या है, वो कौन सी जगह पे है, उसका शेप क्या है, साथ में कुछ इंफेक्शन है कि नहीं, ये दोनों तरफ है या एक तरफ है, या एक तरफ है और एक ही किडनी है तो ट्रीटमेंट अलग है। अगर साथ में इंफेक्शन और किडनी फेलियर है तो क्या करना है। ये फैक्टर्स के ऊपर ट्रीटमेंट निर्भर करता है। वापिस वही यूरिनरी ट्रैक्ट में दिखा रहा हूं, क्योंकि ये देखने से ही आपको मालूम पड़ेगा कि स्टोन कहां आके फंस सकता है। देखो इनको, ये स्टोन है, थोड़ा फेंटली देखो, ये यहां एक स्टोन दिखता है आपको, पॉइंटर नहीं है मेरे पास, लेकिन लेफ्ट साइड पे नली पे एक व्हाइट स्पॉट दिखता है, और दूसरी फिल्म में एकदम नीचे दिखता है। ये स्टोन 5 मिलीमीटर से कम है। ये यूरेटर की साइज अराउंड 3 to 5 मिलीमीटर होती है। उससे कम साइज के जो भी स्टोन है वो निकलने के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन वो कौन सी जगह पे फंसे हुए इसके ऊपर है। अगर किडनी की ऊपर की जगह पे फंसे हुए हैं
तो वो निकलने के चांसेस अराउंड 70% है। बट एक ही दर्द में ऊपर से एकदम नीचे तक आ गया, तो अभी उसको सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है जो बाहर आने में, तो 90% चांस है कि ये निकल जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि ये पथरी निकल जाएगी तो साथ में इन्फेक्शन नहीं होना है, किडनी ठीक होना जरूरी है। तो लेस देन 5 मिलीमीटर साइज के स्टोन निकलने के चांसेस अच्छे रहते हैं। मोर देन 5 मिलीमीटर स्टोन बड़े हैं, ये राइट साइड की यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है। अभी ये स्टोन 5 मिलीमीटर से ज्यादा है, करीबन 10 मिलीमीटर का है, ये अपने आप निकलने के कोई चांस नहीं है। कई बार हम पेशेंट्स हमको कहते हैं सर मेरे को इतनी बड़ी बड़ी पथरी निकल गई, लेकिन ये पथरी यहाँ 2 साल रहेगी और इसके बाद निकलेगी, तो वो 2 साल में ये किडनी तो खत्म हो जाएगी। पथरी तो निकल गई, डिलीवरी हो गई, बच्चा जिंदा नहीं है। तो ये जरूरी है कि ये स्टोन कितने टाइम में निकल सकता है। किडनी जब टोटल ब्लॉक होती है तो 2 से 4 हफ्ते के बाद उसका फंक्शन कम हो जाता है। इसलिए स्टोन निकल सकते बड़े साइज के, लेकिन किडनी को नुकसान करके निकलेंगे तो वो ठीक नहीं है। ये सिंगल किडनी, आप देखो राइट साइड पे किडनी दिखती है, ये साइड पे कोई किडनी नहीं है। ये एक यंग लड़का है जिसको किडनी की नली में 5 मिलीमीटर का स्टोन है। अब हमने अभी बोला कि 5 मिलीमीटर तक के स्टोन निकल सकते, लेकिन इसके लिए एक ही किडनी है, यहाँ आके फंसा है, कभी भी यूरिन बाहर आने का बंद होगा। और अगर यूरिन आने का बंद होगा तो किडनी में भरा रहेगा, फिर किडनी का काम इम्प्योरिटीज जहर को बाहर निकालना है, वो निकलेगा नहीं, किडनी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो इसको अर्जेंट ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको आप दवाई से वेट करना ठीक नहीं है। हाँ, फिर पेशेंट समझता है कि मैं वेट करूंगा, वो अलग बात है, बट इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। ऐसे ही दोनों साइड की है, जो दोनों साइड उनको पथरी है, दोनों साइड नली में ये लास्ट पॉइंट पे है, निकलने के चांस अच्छे हैं, लेकिन अगर दोनों साइड टोटल ब्लॉकेज होगा तो दोनों किडनी बंद हो जाएगी। तो ये भी एक रिलेटिवली इमरजेंसी सिचुएशन। तो हर जगह पे एक ही क्राइटेरिया काम नहीं करता है कि हमें 5 मिलीमीटर से कम है तो वेट करें। हाँ, वेट कर सकते हैं तो वेट करो, जरूरी है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो लेस देन 5 मिलीमीटर स्टोन है, उसको हम मेडिकल ट्रीटमेंट मेजोरिटी केसेस में करते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है, किडनी ठीक है, पेशेंट की सिम्टम्स कम है, कंफर्टेबल है, वेट करो दवाई से। अभी दवाई कौन सी प्रकार की हो सकती है? दवाई कोई स्टोन को पिघाल नहीं सकती है। यूरिक एसिड स्टोन ही ऐसे स्टोन है जो दवाई से कुछ हद तक पिघल सकते हैं। कैल्शियम के स्टोन पिघल नहीं सकते, लेकिन हम ऐसी दवाई देते हैं जिससे ये यूरेटर है, नली है, वो ओपन होगी तो अपने आप ड्रॉप करेगा। और दूसरी दवाई ऐसी है कि जिससे थोड़ा ऊपर से यूरिन बनेगा ज्यादा, यहाँ से नीचे नली खुलेगी, वो बाहर आएगा। और तीसरी दवाई ऐसी है जो पोटेशियम साइट्रेट, काफी लोग ऐसे होंगे जो ऐसे पोटेशियम साइट्रेट के लिक्विड लेते होंगे पानी में डाल के। साइट्रेट ऐसी चीज है वो कैल्शियम के साथ जुड़ जाती है और कैल्शियम साइट्रेट बनता है, तो कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं बनता है। यहाँ कैल्शियम है, यहाँ साइट्रेट है, यहाँ ऑक्सलेट है। कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ जुड़ के पथरी बनती है, बट जब साइट्रेट कॉम्पिटिशन में आता है, इसको हटा देता है, इसको जुड़ जाता है और यूरिन में निकल जाता है। ये सिंपल मैकेनिज्म है। इससे ज्यादा काफी दवाइयां मार्केट में है, हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक, शायद फायदा करती भी हो, लेकिन सबका नॉलेज हमें नहीं है। जो चीज प्रूवन है उसको हम प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं सर मैं ये दवाई लूं, तो अगर लगता है कि इससे कोई नुकसान नहीं है तो बोलते हैं ठीक है आप लो, पता तो नहीं है कैसे काम करती है। तो स्टोन की ट्रीटमेंट में लेस देन 5 मिलीमीटर में हम मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, मोर देन 5 मिलीमीटर या 10 मिलीमीटर में सर्जिकल ट्रीटमेंट आएगी। जो दवाई की मैं बात करता था कि ये थायराइड ग्रुप की ड्रग दवाई है जिससे यूरिन में कैल्शियम कम होता है और यूरिन थोड़ा ज्यादा बनता है। इसकी साइड इफेक्ट्स है, लंबे टाइम तक लेते हैं तो बीच में मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि पोटेशियम कम हो सकता है, यूरिक एसिड ज्यादा बढ़ सकता है, तो ऑब्जर्वेशन में रहना जरूरी है। और ये पोटेशियम साइट्रेट की जो हमने बात की वो चीज है। तो पथरी मेडिकली जब ट्रीट करते हैं तो दवाई तो है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है फ्लूइड। आपके बॉडी में डेली 4 to 5 लीटर्स का फ्लूइड जाना, लिक्विड जाना जरूरी है। यूरिन 2 से 2.5 लीटर पर डे बनेगा तो ही कुछ फायदा है, अकेली दवाई से कुछ होने वाला नहीं। आपको आपकी किडनी को फ्लश करना है और उसमें क्या लेंगे तो 50% पानी लो। आप 5 लीटर्स पानी पियोगे तो शरीर में से सोडियम की कमी हो सकती है, वीकनेस आ सकती है। तो आपको पूरा 5 लीटर पानी नहीं पीना है, 2 से 2.5 लीटर पानी पियो। बाकी का जो लिक्विड है वो जूसेस के हिसाब से
जिसमें साइट्रस फ्लूइड यानी नींबू का शरबत, ऑरेंज जूस, मौसमी का जूस वो फायदा करता है, क्योंकि उसमें साइट्रिक एसिड आता है। जो हमने साइट्रेट की बात की वही चीज इसमें हेल्प कर सकती है। तो फ्लूइड ज्यादा लेना है, किडनी को फ्लश करना है, इसके जैसा सबसे सस्ता और इफेक्टिव ट्रीटमेंट कोई नहीं है। बट ये चीज मुश्किल है, क्योंकि 2 से 2.5 लीटर का यूरिन पर डे बनेगा तो करीबन आपको 10 से 12 बार जाना पड़ेगा। वो जाना जरूरी है, उसमें कोई उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक बार स्टोन बना तो 50% में पूरी लाइफ में वापस बन सकता है। तो आपको पूरी लाइफ ये मेजर्स लेने पड़ते हैं। दर्द चला जाता है, लोग भूल जाते हैं, वही चीज 1 साल के बाद वापस आती है, वापस याद आता है। पूछते कब पानी कितना पीते हो? बहुत पीता हूं। कब से? 1 हफ्ते से। क्योंकि अच्छा हो गया, भूल गए। नेचुरल है, मेरे को भी अगर इतनी बार जाना पड़ेगा बीच बीच में क्लिनिक में से उठ के तो नेचुरली, बट उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अभी खाने का ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब लोग सब क्या नहीं खाए, इतना फूड का रेस्ट्रिक्शन फायदा नहीं कर सकता है। और काफी गैर मान्यता है कि हम दूध बंद कर दिया, दही बंद कर दिया, आइसक्रीम बंद कर दिया, फिर भी पथरी होती रहती। वो होने वाली है क्योंकि कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी को जो है नॉर्मल, वो जरूरी है। अगर आप लो कैल्शियम डाइट लोगे तो ब्लड में कैल्शियम के लेवल कम होते हैं, तो हड्डी में से कैल्शियम बॉडी तो ट्राई करती है ब्लड का लेवल मेंटेन करने के लिए, तो बोन में से वो कैल्शियम ट्रांसफर होकर ब्लड में आता है और यूरिन में जाता है। तो आपकी हड्डी भी कमजोर होगी और पथरी तो बनती ही रहेगी। तो कैल्शियम रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑक्सैलेट डाइट कम करना है। ऑक्सैलेट किस में आता है? पालक में आता है, स्ट्रॉबेरीज में आता है, कोको में आता है, चॉकलेट्स में आता है। वो हम बात करेंगे क्या। तो मेनली डाइट जो है वो कम ऑक्सैलेट और प्रोटीन डाइट कम लेना है। यानी नॉन वेजिटेरियन जो है उनके लिए प्रोटीन डाइट कम करना जरूरी है, और ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से स्टोन बनने की संभावना कम है। वो जो बताया कि कैल्शियम कम करने से पथरी नहीं बनती है, वो एक गैर मान्यता है। हाँ, कोई पूछते कि हमें कैल्शियम की टैबलेट लेनी पड़ती है, ले सकते हैं आप, बट कैल्शियम साइट्रेट की टैबलेट फायदा करेगी, क्योंकि साथ में साइट्रेट आएगा तो ऑक्सैलेट स्टोन नहीं बनाएगा। तो कैल्शियम साइट्रेट सेफ है, आप ले सकते हैं। फूड के साथ लो, खाने के साथ उसको ले लो, खाने के बाद तुरंत ले लो। विटामिन डी अगर आप रेगुलर ले रहे हैं तो लेवल्स से चेक करना जरूरी है, कैल्शियम के लेवल, उससे कैल्शियम लेवल्स बढ़ सकते हैं। ब्लैक टी है, कोको है, पालक है, बीट है, भिंडी है, नट्स है, काजू बादाम पिस्ता, चॉकलेट्स है, उसमें सब में ऑक्सैलेट का कंटेंट ज्यादा होता है। ये सब आती है तब हमें सूरत में पहले यही प्रश्न पूछा जाता है कि साहब बियर ले के लिए। वो पूछा तो अभी है, लेकिन इसके पहले 10-15 तो लेके ही आए हैं। एक ही दिन में 10-15 बियर ले लिया, दमन जाके ले लिया। बियर से कोई फायदा नहीं है। बियर से इतना ही होता है कि आपका यूरिन आउटपुट बढ़ता है, लेकिन बियर खुद में ऑक्सैलेट्स है, उससे कोई इमीडिएट फायदा नहीं होने वाला है। आप एक व्यसनी बन जाओगे। जो चीज नॉर्मल पानी से होती है उसके लिए बियर क्यों लेना है। और मैं यूरोलॉजिस्ट कोई आपको ये सर्टिफिकेट देने वाला नहीं हूं कि आपको अल्कोहल लेना जरूरी है। वो तो गवर्नमेंट के वहां ही रजिस्ट्रेशन कराओ, जो भी करो वही परमिट वहां से मिलेगी, हमसे नहीं मिलेगी। तो बियर वाली जो गैर मान्यता है, ठीक है, किसी ने ले लिया, छोटी पथरी निकल भी गई, वो तो पानी पीने से भी निकल जाएगी। तो बियर की कोई जरूरत नहीं है। अभी जब हम बात कर रहे थे कि स्टोन फंसा हुआ है और 10-15 बॉटल दिन में चढ़ गए, लेसिक्स के इंजेक्शन दिए, हर रोज 3-4 लीटर पेशाब बन रहा है और पथरी निकल जाएगी। ये पथरी ऐसी फंसी हुई है कि उसमें ऊपर से ऐसा फोर्स डायलिसिस बोलते हैं, जिसको काफी बॉटल्स और इंजेक्शन देने से किडनी में से यूरिन लीक होके पूरे पेट में भरा हुआ है। ये पेशेंट में रियल इमरजेंसी होती है। जब यूरिन जिसको बाहर आना है वो पेट में जाएगा तो इन्फेक्शन होगा, पेशेंट की जनरल कंडीशन बहुत खराब हो जाती है। तो इसमें इमीडिएटली आपको ट्यूब डालना पड़ता है अंदर, जिससे वो यूरिन को बाहर आने का रास्ता मिले। तो ये कॉम्प्लिकेशन अगर फोर्स डायलिसिस किया तो होता है, इसलिए वो कभी भी नहीं करना है। जो बॉटल देते हैं वो सिर्फ बॉडी का फ्लूइड मेंटेन करने के लिए, पानी कम नहीं हो जाए। हमें एक्सेस पानी बनाने की, कोई यूरिन बनाने की जरूरत वो टाइम पे नहीं है। ये देखो, वही यूरिन लीक होके पूरी किडनी के आजू बाजू में भर गया है, दिखता है। इसमें पस होता है और फिर मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं।
ये एक वीडियो आप देखो, राइट किडनी की नली में पथरी फंसी हुई है। ये यंग लड़की जब आई तब उसको हाई ग्रेड फीवर था, राइट साइड पे सीवियर पेन हो रहा था और उसके WBC काउंट ज्यादा थे, टॉक्सिक थी। वो लुक से ही लगता है कि ये बीमार है। देखो इसमें क्या हुआ, ये राइट किडनी की नली है जो ब्लैडर में ओपन होती है, उसमें हमने फिर स्टेंट डाला, पस हुआ था निकाले। कैसे पस निकलता है देखो आप, ये जो बाहर आ रहा है ना सब, वो पूरा किडनी में से पस बाहर आ रहा है। ये कॉम्प्लिकेशन स्टोन टाइम पे ट्रीट नहीं हुआ तो होता है। पूरी किडनी पस से भरी हुई है। हमारा काम एक प्लम्बर जैसा है, ब्लॉकेज है उसको निकालो, पानी नीचे से नॉर्मल वे से नल में से ही निकलना चाहिए, कोई यहां उधर उधर लीक नहीं होना चाहिए। तो ये पस पूरा निकल गया। अगर अच्छी तरह से समझना है तो ये किडनी अपनी शहर की ड्रेनेज सिस्टम है। मॉनसून के पहले SMC वाले सब ड्रेनेज क्लीन करने आते हैं, लेकिन काफी टाइम पे ड्रेनेज ब्लॉक है, बारिश गिरा, शहर का गंदा पानी सब बाहर निकला, पूरे शहर गंदे पानी से भर गया। किडनी की नली स्टोन से फंस गई, यहाँ सब यूरिन इकट्ठा हुआ, उसमें इंफेक्शन हुआ, फिर वो बॉडी में स्प्रेड हो गया। काफी टाइम पर सुनते हैं कि ये पेशेंट को पथरी का दर्द हुआ, दाखिल हुए, दूसरे दिन सीधा वेंटिलेटर पे आ गए। ऐसे कभी नहीं होता है, बट होता है कब, जब ऐसा निग्लेक्टेड केसेस हो, ये इंफेक्शन जब लंग्स तक जाता है तब पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है। तो वो हमें तो वो तक जाना नहीं है, हम इसके पहले ही ट्रीटमेंट कर ले तो ये प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बेसिकली किडनी को फ्लश करेंगे, रेगुलर चेकअप करेंगे तो ये नहीं होगा। हमारा किडनी ऐसे फ्लश होना जरूरी है, यूरिन कांस्टेंट बनना जरूरी है, एक्सेप्ट नाइट आवर। जब सोने का है तब पानी बंद करें तो बराबर है, बाकी हर 1-2 घंटे में 1-2 ग्लास लिक्विड लेंगे तो ये स्टोन बनने की संभावना कम है। तो कैसे प्रिवेंट करेंगे? फिर भी यही चीज आएगी, हाई फ्लूइड इनटेक, फ्लश द किडनी। इसके अलावा हमारे पास कोई मेजर चीज नहीं है, तो ये करना जरूरी है। बाकी आप साइट्रस फ्लूइड लो, मेडिकल ट्रीटमेंट टाइम पे करो और रेगुलर चेकअप रखो। एक बार पथरी का ऑपरेशन हो गया, पथरी क्लियर हो गई, तो हमारा फॉलोअप 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 साल बाद और 1 साल के बाद पूरी लाइफ तक चेकअप है। मेरे पास आज के 30 साल पहले के भी पेशेंट साल में 1 बार आने वाले हैं, क्योंकि उनको 4-5 बार पथरी हो चुकी है, तब उनको मालूम है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। और अवेयरनेस, ये डिजीज के बारे में अवेयरनेस। ये दर्द हुआ, कई बार ये दर्द का डायग्नोसिस होने में ही 10 दिन निकल जाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि यहां से यहां दर्द आता है तो ये पथरी का हो सकता है। इसको बैकेट में कई बार चला जाता है, ऑर्थोपेडिक्स के पास ट्रीटमेंट होती है, इधर उधर चलता है और फिर पता चलता है कि ये तो पथरी का है। तो प्रिवेंशन के लिए हमें हाई फ्लूइड इंटेक लेना बहुत जरूरी है। पेशेंट को नेचुरली होगा कि ये बारी बारी स्टोन होता है, सर बोलते थे पानी पीते रहो, पानी पीते रहो, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन तो कराते नहीं है। हाँ कराते हैं, कब कराते? जब बारी बारी स्टोन्स होते हैं, दोनों किडनी में किडनी फुल स्टोन से भरी हुई है। अगर एक ही किडनी है और उसमें स्टोन बनते हैं, और बच्चों में जब स्टोन होते हैं तो उसके स्पेसिफिक टेस्ट आते हैं। 24 कलाक के यूरिन को इकट्ठा करके उसमें कैल्शियम, ऑक्सलेट, साइट्रेट, फास्फोरस, यूरिक एसिड, पैराथॉर्मोन, ये जो ग्लैंड है पैराथायरॉइड, उसके हार्मोन का टेस्ट, कैल्शियम लेवल्स, ये सब करना जरूरी। लेकिन सब में करने का मतलब नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगे टेस्ट है। जिसको एक बार स्टोन हुआ, जो कॉमन स्टोन इंडिया के कैल्शियम के, जिसका कोई रीजन नहीं है, सिर्फ कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बॉडी में ज्यादा होता है, उसको ये टेस्ट करने से फायदा नहीं है। तो जिसको बारी बारी होता है उसमें ये वर्कअप हम करते हैं, सब में करने की जरूरत नहीं है। क्या गैर मान्यता है? कोई बोलता है कि हमारे को मेल स्टोन है, कोई बोलता है ना नर स्टोन, नारी स्टोन, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, कोई हार्ड स्टोन को आप मेल स्टोन बोलो, सॉफ्ट स्टोन को नारी स्टोन बोलो, अलग चीज है। बाकी ये गैर मान्यता है, कोई ऐसे स्टोन नहीं होते। दूसरी मान्यता, गैर मान्यता ये है कि एक बार स्टोन हुआ तो बारी बारी होता है, इसलिए हम ऑपरेशन क्यों कराएंगे। लेकिन आप नहीं कराओगे तो किडनी गवाओगे, वापस किडनी मिलने वाली नहीं है। इसलिए बारी बारी होता है वो बात सही है, लेकिन क्लियर करना भी इतना जरूरी है। पेशेंट को लगता है कि मेरा दर्द सही हो गया, पथरी निकल गई, कैसे मालूम पड़ेगा? आप रिपोर्ट कराओगे तो मालूम पड़ेगा। पेन तो भगवान की देन है कि आपको मालूम पड़ता है पथरी हुई, अदरवाइज साइलेंट स्टोन सालों तक चल सकता है।
इसलिए एक बार दर्द खत्म हो गया तो भी सोनोग्राफी टाइम पे या एक्सरे टाइम पे कराना जरूरी है। दूसरा, ट्रीटमेंट से उनको दिमाग में होता है कि ये लेजर से यूट्रस को, गर्भाशय को नुकसान होगा, ये नहीं हो, प्रेगनेंसी नहीं होगी, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता है। और आज भी कोने कोने में ऐसे लोग हैं जो आपको एक चुटकी बजा के पथरी निकाल के देते, और पेशेंट आके बड़े कॉन्फिडेंस से दिखा दे, सर देखो यहाँ दाग है, यहाँ से उन्होंने अंदर जाके निकाल दिया। अभी ये जमाने में भी ये चल रहा है। और आपको बताऊं कैसे होता है, बड़े बड़े जब्बे पहने हुए होते हैं, यहाँ सब पत्थर, वो जादूगरी है, जादूगरी है। और रेल के पटरी के जो पत्थर है वो निकाल कैसे देते हैं आपको, यहाँ से एक के बाद एक 10 पत्थर निकाले, खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि 6 महीने तक कोई रिपोर्ट मत कराओ, अभी आपको ठीक हो गया। 6 महीने के बाद अगर रिपोर्ट में आता है तो वो तो वापस बन सकती है। तो इसमें से बचे आप। ये चीज अभी ये जमाने में कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी स्टोन जब 10 मिलीमीटर से ज्यादा साइज का है तो क्या करना है। जो स्टोन छोटे हैं बट कॉम्प्लिकेशन है, अंदर इन्फेक्शन है, किडनी पे इफेक्ट हो रहा है, उसको क्या करना है। स्पेशल सिचुएशन, सिंगल किडनी है उसमें स्टोन फंसा है, या प्रेगनेंसी है उसमें आके स्टोन फंसा है, या कोई ऐसे एग्जीक्यूटिव जैसे कि पायलट, एक पायलट जब प्लेन चलाता है तो उसके साथ 400 लोगों की जिंदगी जुड़ी हुई है। उसको प्लेन चलाने के टाइम पे सीवियर पथरी का पेन हुआ तो वो इधर उधर करके सबको गवा देगा। तो उसको अगर 3 मिलीमीटर का भी पथरी है तो उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी है। ही इज नॉट अलाउड टू फ्लाई। हाँ ठीक है, वो नहीं बताया अलग बात है, बट एथिकली ही इज नॉट अलाउड टू फ्लाई अगर इनका ये पथरी का बीमारी है। तो इनके लिए इमरजेंसी है। ऐसे एग्जीक्यूटिव है जिसका एक घंटा जरूरी है। अगर 1 घंटा भी वो ऑफिस में नहीं जाता है तो करोड़ों का नुकसान हो सकता है या पूरा एम्पायर बर्बाद हो सकता है। उसके लिए हर रोज पेन सहन करना, और मैं बोलूं आपका 4 मिलीमीटर के 1 महीने के बाद वापस आओ, सोनोग्राफी कराओ, दवाई लेते रहो, दर्द हो तो ये इंजेक्शन ले लेना। वो बोलेगा मेरे को ये नहीं अफोर्ड नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, आप इसको निकालो। ये स्पेशल सिचुएशन है। अदरवाइज हम 4 मिलीमीटर का पथरी फंसा नली में है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, किडनी ठीक है, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, तो मैं क्यों ट्रीट करूंगा, उसको दवाई दूंगा, मैं सर्जरी नहीं कर सकता। जरूरी है तब सर्जरी करना ही है, और नहीं जरूरी है तो वेट करना है। तो ये सब 10 मिलीमीटर के ज्यादा और ये सिचुएशन में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। सर्जिकल ट्रीटमेंट में अभी मैंने ओपन सर्जरी का लिखा ही नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट वो बात चली गई, सालों पहले होती थी। आइदर लिथोट्रिप्सी हो सकती है या एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट हो सकती है। अभी लिथोट्रिप्सी क्या है, एक गैंट्री पे आपको सुला के पीछे से साउंड वेव्स किडनी तक जाते हैं, उसको ब्रेक करते हैं और यूरिन में निकलते हैं। 1990 में बहुत पॉपुलर ट्रीटमेंट थी। शायद पिछले 4-5 साल में हार्डली हमने 2-4 केस किए होंगे, क्योंकि इसके फायदे भी थे, फायदे है भी सही, लेकिन मेजोरिटी में रिपीट ट्रीटमेंट होती थी और क्लियरेंस पूरा निकलना कई बार नहीं होता था। इसलिए फिर दूसरी सब टेक्निक्स इन्वेंट हुई, और ये है एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। अभी किडनी में बड़ा स्टोन है, किडनी में एंटर होना है आपको, तो आप आगे से तो एंटर नहीं हो सकते, क्योंकि आगे सब इंटेस्टिन रहते हैं। आप यहां से जाने की कोशिश करोगे तो इंटेस्टिन को डैमेज होगा। ये पीछे स्किन है, डायरेक्ट पीछे से आप एंटर हो गए, यहां से की होल सर्जरी जो बोलते हैं, आप डायरेक्ट किडनी में एंटर हो सकते हैं, और अंदर एक बार आप गए फिर स्टोन को ब्रेक करके आप निकाल सकते हैं। तो ये देखो, ये दोनों किडनी फुल ऑफ स्टोन है, स्टैगोन स्टोन है। ये स्टोन इन्फेक्शन से बनते हैं। इन्फेक्शन के जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर कैल्शियम जमा होकर स्टोन बनते हैं। तो इसको आप दवाई से नहीं कर सकते, इसको परक्यूटेनियस पीछे से कीहोल सर्जरी करके ही निकालना पड़ेगा। दूसरा RIR, फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन है कि आप किडनी तक यूरिन की जगह से नीचे से ऊपर तक जा सकते हैं। वहां जाके कोने कोने में वो आपका सोप बैंड होता है, आप स्टोन को अप्रोच कर सकते हैं, और ये लेजर का फाइबर है उसको उसमें डाल के उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी का है। अभी ये सब एंडोस्कोप और ये लेजर मशीन आपको स्टोन के कोई भी ट्रीटमेंट में हाजिर रखना जरूरी है, क्योंकि कहां से कहां किसकी जरूरत पड़ेगी पता नहीं है। स्टोन यहाँ है, आप करने जा रहे हो, ऊपर चला गया, तो आपके पास वो टाइम पे वो इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है तो आप नहीं कर सकते। तो पूरे एंडोस्कोप और फ्लेक्सिबल स्कोप और लेजर रख के आप इसको कर सकते हैं। अभी ये एक छोटी बच्ची है 2 साल की, जिसको 1.5 से 2 सेंटीमीटर का स्टोन है,
उसको हमने पीछे से मिनी पथ यानी बहुत स्मॉल 2 मिलीमीटर के कट में से दूरबीन डाल के स्टोन को क्लियर किया। उसका ये लेफ्ट साइड का स्टोन 2 साल की बच्ची है, 2 साल में भी स्टोन होते हैं। ये उसके एंडोस्कोप है, ये जो दूरबीन है जो जाएगा उसमें से, तो वो जाके स्टोन को हम उसमें से देखेंगे। और फिर ये प्रोसीजर एक फोटोज में दिखाई दी है कि पीछे से हम एक नीडल डालते हैं, नीडल में से एक वायर गया, वायर किडनी तक जाता है और उसमें से इसके ऊपर एक शीट डालते हैं। शीट का डायमीटर करीबन मैक्सिमम 3 मिलीमीटर तक का होगा और शीट किडनी तक गई, ये शीट है, तो उसमें से आपका एंडोस्कोप जाएगा। आप जैसे जाओगे स्क्रीन से डायरेक्ट आप किडनी में एंटर होगे, किडनी में अंदर जाओगे तो ऐसे ये एक्सरे में किडनी कैसी दिखती है, एंडोस्कोप कैसे अंदर जाता है वो दिखाया। ये स्टोन है, स्टोन ऐसे क्लियर कट आपको दिखता है, फिर आपको लेजर का फाइबर लगा के उसको ब्रेक करना है। ये इसका वीडियो है, आप देखो। ये लेजर जो है वो स्टोन को टच करता है तो स्टोन छोटे छोटे पार्टिकल में डस्टिंग हो जाता है और वो ये शीट में से ही बाहर आ जाता है। इसको ऐसा नहीं कि नेचुरल वे में निकलना है, यहां से ही सब बाहर आ जाता है। ये इसके बिना हम नहीं कर सकते। स्टोन को देखते लेकिन निकालोगे कैसे, क्योंकि इतना बड़ा स्टोन है, आपके पास तो इतना ही होल है। तो इसमें से ये लेजर के फाइबर जरूरी है जो स्टोन को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में निकाल देते। तो यूरोलॉजी का सेटअप है वो एक आर्मी के आर्मामेंटेरियम जैसा है। वॉर करने जाओगे तो सब चीजें आपको तैयार रखनी पड़ेगी, यहाँ भी सब चीजें तैयार है, सिर्फ कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए और कहाँ करना है। सब चीजों में सब चीज नहीं हो सकती है, जहां जरूरी है वही करना है। तो ऐसे ये स्टोन को ब्रेक करता है। ये 2 मिनट का वीडियो है, उसको आप देखते रहो कि ये स्टोन कैसे कैसे छोटे छोटे पीसेस में, ये पूरी जो व्हाइट होती है वो डस्ट है और अल्टीमेटली वो सब उसमें बाहर आ जाएगी। तो ऐसे स्टोन सब निकल जाते हैं। तो 2 साल की बच्ची में भी स्टोन हो सकते हैं, बट उसको स्टोन क्लियर करने के बाद हमें देखना है कि ये स्टोन क्यों बन रहा है, उसका मेटाबॉलिक वर्कअप करना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ उसमें बॉडी में डिफेक्ट है उससे नहीं कह सकते। उसके बॉडी में कहीं तो किडनी में डिफेक्ट है जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं। तो वो हम ट्राई करते हैं, ये स्टोन जैसे पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं वो अपने आप बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे पीसेस जब इकट्ठा होता है उसका स्टोन का हम एनालिसिस भी कराते हैं। लास्ट में हम इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि किडनी अंदर से ठीक है, कोई स्टोन रह नहीं गया है। इसके बाद उसका एक्सरे, सोनोग्राफी जो भी है थोड़े हफ्तों में करना चाहिए। कोई भी ट्रीटमेंट 100% नहीं है। ऐसे सर्जरीज के रिजल्ट 90 to 95% है। कई बार छोटे स्टोन फ्रैगमेंट्स अगर रहे हैं तो आपको दूसरी ट्रीटमेंट से उसे क्लियर करना है। ये इतने कट में से ये स्टोन निकल सकता है। तो लिस्ट इन्वेजिव है, जैसे कि बॉडी को हाँ यही चीज कॉम्प्लिकेशन कर सकती है अगर प्रॉपरली नहीं हुआ है तो, अदरवाइज लिस्ट इन्वेजिव है। ये छोटी बच्ची है जिसको ये स्टोन हुआ था, ऐसे ऐसे पार्टिकल्स बाहर आते हैं। तो ऐसे स्टोन को आप बेसिकली ग्राइंड करते और निकाल देते हैं। ये दूसरा केस है जिसको लेफ्ट किडनी में स्टोन हुआ था, पस हुआ था, इसलिए ये ट्यूब डाला है पहले से। जो मैंने बात किया कि हम ट्यूब डालते हुए, उसकी नली में स्टोन है, किडनी में स्टोन है। अभी इसको हम ऊपर से नहीं निकालने वाले, क्योंकि मैं नीचे से जा सकता हूं उसके लिए, और ये साइज ऐसा है कि मैं नीचे से जाके कर सकता हूं। तो इसमें हम नीचे से ये फ्लेक्सिबल स्कोप है उसको यूरिन की जगह से डालेंगे, किडनी तक स्टोन तक पहुंचेंगे, उसको लेजर से ब्रेक करेंगे, निकाल देंगे उसको। ये जो है ये बास्केट है जिससे स्टोन के फ्रेगमेंट को आप पकड़ के निकाल सकते हैं। ये बास्केट ये स्कोप में से ही जाएगी। ये शीट है, कोई भी स्टोन तक पहुंचने के लिए पहले आपको शीट डालना पड़ता है। वो एक रास्ता बन जाता है जिसमें से आपका एंडोस्कोप अंदर बाहर जा सकता है। तो ये शीट हम डाल रहे पेनिस में से, और फिर इसमें से ये पूरा स्कोप अंदर जाएगा। तो अंदर जाएगा तो सीधा किडनी तक जाएगा वो। अब देखो एक्सरे में ये पूरा ऊपर जा रहा है, और ये फिर लेजर का मशीन है जो जिसका फाइबर ये स्कोप में से अंदर जाएगी। हम फाइबर अंदर डाल रहे हैं उसमें से। अभी ये स्टोन तक पहुंच गई, ये फाइबर स्टोन को टच कर रहा है, उसको ब्रेक करेगा, इसको बास्केट में पकड़ के निकालेगा, अल्टीमेटली क्लियरेंस मिलेगा आपको। ये स्कोप अंदर जाके कहीं भी बेंड हो सकता है, डिफरेंट डायरेक्शन, उसका डिफ्लेक्शन होता है जिससे आप कोने कोने में जाके उसको चेक कर सकते हो। ये आपको दिखेगा कैसे अंदर स्टोन इससे ब्रेक होता है। चीज तो वही है लेकिन एक्सेस एंट्री अलग है। पहले हम पीछे से जाते थे, अभी यूरिन की जगह से जाते हैं,
और ऐसे स्टोन को पकड़ के उसके फ्रेगमेंट को बास्केट से पकड़ के निकालते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोपी है, RIRS बोलते हैं, रिट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। आप नीचे से किडनी तक जाके स्टोन को क्लियर करके ऐसे फ्रेगमेंट को बास्केट से पकड़ के उसको बाहर निकालने से वो शीट में से पूरा बाहर आएगा और फिर वो स्टोन को कलेक्ट करके आपको एनालिसिस जो कुछ करना है वो कर सकते हैं। वो ऐसे बाहर निकाल के स्टोन को इकट्ठा करते हैं, ऐसे पीस मिलते हैं आपको छोटे छोटे। तो ये रही छोटे स्टोन जो किडनी की नली में या किडनी में, इसके लिए। बड़े स्टोन के लिए हम ऊपर से जाते हैं, ये जो स्टोन के पीसेस है उसको फिर आप रिपोर्ट के लिए भेज सकते हैं। अभी ये स्टोन की ट्रीटमेंट आई थिंक क्लियर हुई कि कहाँ हमें मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, कहाँ सर्जिकल करना है। बट ये सब सिचुएशन इमरजेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक किडनी है और पथरी बनी है, आप वेट मत करो, दिखाओ। फिर उनको लगेगा कि वेट करना है, वो अलग बात है, नॉर्मली नहीं। आपको दोनों साइड पथरी है, दोनों साइड अगर नली में आके फंसी तो वो इमरजेंसी कर सकता है। आपको पेनिस में स्टोन आके फंसा है, आपका यूरिन रुक गया है, वो इमरजेंसी है, क्योंकि यूरिन बाहर नहीं आएगा। अगर इन्फेक्शन हो रहा है, आप वेट मत करो। इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट करना पहले से जरूरी है और उसको ड्रेनेज देना जरूरी है। इसके बाद स्टोन को जो भी करना है, पर पहले किडनी को बचाना है, इन्फेक्शन से मुक्त करना है। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में यूट्रस बड़ा होता है तो ऐसे भी किडनी पे प्रेशर आता है, तो छोटी पथरी भी आके नहीं निकलती। वो टाइम पर अगर इन्फेक्शन हुआ तो बच्चे को और मदर को दोनों को प्रॉब्लम। तो उसको रेगुलर चेक, हर टाइम पे सर्जरी ऐसा नहीं है, बट रेगुलर चेक उसमें भी जरूरी है। किडनी में से अगर यूरिन लीक होता है और पेट में जा रहा है, वो भी एक इमरजेंसी है। और प्रोफेशन जो बताया मैंने कि स्पेशल सिचुएशन, कोई एक्जीक्यूटिव या पायलट है, उसके लिए ये इमरजेंसी है। तो ये अल्टीमेटली स्टोन की ट्रीटमेंट हुई, जिसमें स्टोन कैसे बनता है। बनने की वजह ये हॉट क्लाइमेट है, पानी कम है शरीर में, यूरिन कम बन रहा है, क्षार ज्यादा जा रहा है, स्टोन बन रहा है। हम कैसे उसको प्रिवेंट करें? ज्यादा फ्लूइड इंटेक लेना है, रेगुलर चेकअप रखना है, फूड का थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन करना है, बट ज्यादा फूड रिस्ट्रिक्शन का रोल नहीं है। स्टोन से इन्फेक्शन जो होते हैं उसको कैसे ट्रीट करना है, वो सब हमने डिस्कस किया। अतुल, अपने पास कितना टाइम अभी? आधा घंटा चले? हाँ, 30-40 मिनट्स चलेगा? ठीक है, ठीक है। तो ये स्टोन के लिए हमारा ये सब डिस्कशन यहाँ खत्म हुआ। लास्ट में जो भी क्वेश्चन आंसर हो गए हम करेंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो प्रोस्टेट की करेंगे। आजकल पूरा माहौल प्रोटेस्ट का चल रहा है, सभी जगह विरोध चल रहा है। अभी वो प्रोटेस्ट के माहौल से बाहर निकले और हम प्रोस्टेट पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो अखबार सुबह में खोलोगे तो यहाँ विरोध हुआ, वहां विरोध हुआ, ये उल्लट हुआ, ये हुआ, छोड़ो सब। हमें तो यहाँ प्रोस्टेट की बात करना है। तो प्रोस्टेट से प्रोस्टेट की जर्नी अब हम चालू करेंगे। बाल सफेद और दांत कम, प्रोस्टेट एज के साथ होता है, इसलिए ये लाइनें बहुत उसको सूट करती है। बाल सफेद और दांत कम और घुटने दे तकलीफ। आजकल तो नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन हो गया है। बाल सफेद और दांत कम और घुटने दे तकलीफ, यूरिन में हो रुकावट और कपड़े हो गीले, उम्र का ये तकाजा है, समझो प्रोस्टेट का निदान पक्का है। तो ये एज के साथ होती हुई चीजें, इसलिए ये लाइन सूट करती है। सभी को होता है ऐसा नहीं है, बट मेजोरिटी लोग को 50 के बाद थोड़ी बहुत तकलीफ आती है। तो प्रोस्टेट क्या है, उसको वो कहाँ है, किसको होता है, उसकी समझ पहले लेना जरूरी है। उसके बाद प्रोस्टेट डिजीज जो बिनाइन भी हो सकते हैं, जो सिंपल भी हो सकते हैं और कैंसर के भी हो सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये पूरा ट्रैक जानना जरूरी है। ये जो रेड कलर दिखता है वो पेशाब की थैली है। ऊपर किडनी में से, दोनों किडनी में से पेशाब इसमें जमा होता है, उसमें से वो पेनिस में से पेशाब बाहर निकलता है। प्रोस्टेट सिर्फ पुरुषों को होता है, इसलिए ये चीज महिलाओं को जरा भी इंडिकेटेड नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों को होता है। और पेशाब की थैली के मुख पे ये जो ऑरेंज कलर का दिखा है वो प्रोस्टेट है, और इसके बीच में से ये पेशाब की नली बाहर निकलती है। इसलिए जब ये ग्लैंड में कुछ भी होता है, अगर उसकी साइज बढ़ती है, उसमें गांठ होती है, उसमें इंफेक्शन होता है, इमीडिएटली वो यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रेशर देता है और आपको यूरिन की तकलीफ चालू होती है।
तो ये समझना जरूरी है कि प्रोस्टेट कहाँ है, प्रोस्टेट क्या है, भगवान ने क्यों प्रोस्टेट दिया है। जो वीर्य निकलता है, सीमेन निकलता है, उसका फ्लूइड पार्ट है वो प्रोस्टेट, और उसके आजू बाजू में समाइनल वेसिकल है, उसमें से आता है। ये इसका फंक्शन है। किसको होता है? पुरुषों को होता है। कब होता है? एज के साथ होता है। बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच बोलते हैं, काफी लोगों को पता है कि हमें बीपीएच है। बीपीएच एज के साथ होती हुई चीज है। अराउंड 50 इयर्स के बाद 50% लोगों को होती है, लेकिन जिसको होती है उससे कोई सिम्टम्स आते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। सर्टेन परसेंटेज लोगों को ही सिम्टम्स आते हैं, बाकी को ऐसे ही चलता है कि प्रोस्टेट तो हर पुरुष में है, लेकिन उसमें जो वृद्धि होना, उसमें गांठ होना, वो सबको नहीं होता है। 50% लोगों को एट द एज ऑफ 50 होता है। इट्स ए क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज, ग्रेजुअली वो बढ़ता रहता है, उसको आप रोक नहीं सकते। कोई ऐसी दवाई या कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं है। काफी पेशेंट्स पूछते हैं कि कोई एक्सरसाइज करे जिससे, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये एज के साथ होता है, होने वाला। कैटरेक्ट होता है तो होने वाला है, प्रोस्टेट अगर एनलार्ज होने वाला है तो होता है। ये मेल हार्मोन्स जो टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, उसकी इन्फ्लुएंस में, उसकी वजह से ये प्रोस्टेट बढ़ता है। तो ये मेनली मेल हार्मोन्स की इन्फ्लुएंस में। 5th डिकेड में यानी 50 साल के बाद 50% को होता है, 80 साल के बाद ऑलमोस्ट 88% को होता है, और अगर आप बियॉन्ड 90 है तो ऑलमोस्ट सबको प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है। तो प्रोस्टेट बढ़ना एज के साथ है, और काफी लोगों को बहुत बड़ा प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। उनको एक फैमिली हिस्ट्री होता है, फादर को भी बड़ा प्रोस्टेट था, सन को है, भाई को है, अंकल को है। एक फैमिली हिस्ट्री है जिसमें बड़े बड़े प्रोस्टेट उनको होता है, उनको सिम्टम्स जल्दी आते हैं। अभी प्रोस्टेट बढ़ने से क्या होता है, जैसे मैंने समझाया कि वो रुकावट करता है पेशाब की नली पे। रुकावट 2 प्रकार की है। जब प्रोस्टेट की साइज बढ़ती है, वो साइज इटसेल्फ वो नली को प्रेस करता है। और दूसरी रुकावट डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। डायनेमिक यानी ये प्रोस्टेट के आजू बाजू में एक कैप्सूल है, एक लेयर है टिश्यू का। वो टिश्यू का लेयर जब टाइट होगा, एकदम प्रेस करेगा, तो छोटी प्रोस्टेट वो तो भी नली को दबा देगी। तो कई बार 20 ग्राम की छोटी प्रोस्टेट है और यूरिन रुक गया है। तो ये कैप्सूल का टोन है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। ये डायनेमिज्म है, जो प्रेशर है, जो रुकावट करती है। वहां साइज है जो मैकेनिकल है। रास्ते में जा रहे हो और ट्रैफिक जाम हुआ तो वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, जब तक वो नहीं हटेगा रास्ता खुलेगा नहीं। ऐसे प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा तो वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन करता है। लेकिन डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन कब होता है? जब उसकी कैप्सूल का टोन बढ़ जाता है। ये नेचुरल है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको बढ़ता है तो प्रेशर। तो 2 तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है, एक मैकेनिकल स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन, एक डायनेमिक जो कैप्सूल के टोन के ऊपर निर्भर करता है। और ये रुकावट की वजह से प्रोस्टेट ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसका वॉल थिक हो जाता है। ये सिंपल है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके बाइसेप्स बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो रिपीटेडली वही चीज करता है तो मसल्स बनते हैं। ऐसे ये ब्लैडर के मसल्स, वो मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का है, उसको कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर निकालना है। और इसके सामने प्रोस्टेट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, तो वो ऑब्स्ट्रक्शन के सामने ज्यादा वर्क करेगा तो इसके मसल्स थिक हो जाते हैं। और ये थिक होने से कुछ नहीं है, बट उससे कई बार इरिटेटिव सिम्टम्स आते हैं। वो नॉर्मल बिहेव नहीं करते, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, आता है तो तुरंत भागना पड़ता है। ये सब इरिटेटिव सिम्टम्स। ये इरिटेटिव सिम्टम्स आपकी सर्जरी से नहीं चेंज होते, तो ये बहुत थिक हो गई, वो थिक रहने वाले हैं। वो ओवर द पीरियड सालों बाद शायद धीरे धीरे कम हो सकती है। जैसे आप एक्सरसाइज करना बंद कर दो, आपके मसल धीरे धीरे वापस नॉर्मल जाएंगे, ऐसे ये है। तो ये समझना जरूरी है कि कहाँ प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट करोगे, कैसे करोगे, कहाँ सर्जरी होगी। तो ये जो मैकेनिकल और डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन, ये देखो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ ये नॉर्मल प्रोस्टेट है, बीच में से यूरिन की पाइप निकलती है, यहाँ पूरा साइज बढ़ गया है, तो ये नली पूरी स्लिट जैसी पतली हो गई है। बट ये कैप्सूल, अगर ये कैप्सूल जो रेड है वो अगर टाइट हो गई तो डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इवन दो प्रोस्टेट छोटा है फिर भी रुकावट होगी। तो ये 2 चीज मेन है, मैकेनिकल और डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन। ये डिफरेंट तरह के प्रोस्टेट कैसे बढ़ते हैं, देखो ये इनको दोनों तरफ बढ़े हुए, थोड़ा बहुत ये पेशाब की थैली में जा रहा है, यहां देखो तो पूरा अंदर गया है, उसको मीडियन लोग बोलते हैं। पानी की टंकी में जब पानी बढ़ता है ऊपर जाता है, फिर बॉल बॉल रहता है, जैसे एक लेवल आएगा बॉल बॉल शट अप कर देगा उसको। ऐसे ये जब पेशाब की थैली भरती है तो ये अंदर गई हुई चीज आके
बैठ जाती है ऊपर और पेशाब रुक जाता है। तो ये रुकावट का मेनली सिम्टम्स प्रोस्टेट में आता है। ये सब वही चीजें जो मैंने बताया, काफी टेक्निकल चीज है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस ये है कि जो दवाइयां काम करती है वो दोनों चीज पे एक्ट करती है। एक दवाई ऐसी है जो प्रोस्टेट की कैप्सूल है, जो बाहर का लेयर है जिसका टोन है उसको कम कर देता है, तो ये रास्ता, ये प्रोस्टेट बाहर बंद हो जाता है और रास्ता खुल जाता है। ये कॉमनेस्ट दवाई जो हम देते हैं जिसको लेने से 90% लोगों को 2 ही दिन में फर्क लगेगा, किसी को तो 1 ही दिन में जहां मेरा यूरिन अच्छा हो रहा है, बट इससे प्रोस्टेट की साइज पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये सिम्टम्स इमीडिएटली रिलीव करेगा। और दूसरी दवाइयां ऐसी आती है जो लॉन्ग टर्म लेने से, यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल लेने के बाद वो प्रोस्टेट की साइज को टू सम एक्सटेंट कम करती है, टोटल नहीं जा सकती है बट कम करती है। तो ये दो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो दोनों को सेपरेट दवाई काम करती है, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी प्रोस्टेट का पेशेंट जब आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स तो हमने बताया कि पेशाब रुक रुक के आना, कई बार पेशाब बंद हो जाना, रात में अगर आप 1 बार जाते थे तो 4 बार जाना, 1 बार जाके आए इसके बाद भी आपको महसूस होता है कि वापस जाने की इच्छा है, खाली नहीं हुआ है ब्लैडर, या फिर लगता है इमीडिएटली रश करना पड़ता है, कपड़े में हो जाता है, इन्फेक्शन होता है उससे तो जलन होती है, यूरिन में ब्लड होता है। तो ये सब प्रोस्टेट के सिम्टम्स है। बट आपके डॉक्टर यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे, काफी जो क्रोनिक पेशेंट है वो हम उनको सुलाते हो तो टर्न कर जाते हैं साइड। उनको पता है कि डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करने का है डॉक्टर को, ये गुदाने से उंगली से प्रोस्टेट को चेक करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट ऐसी जगह पे है जहां आप बाहर से कुछ फील नहीं कर सकते, उसको ये रेक्टम में से फिंगर गया है तो ही आप प्रोस्टेट को फील कर सकते हैं। तो जो रेगुलर पेशेंट है उनको पता है कि सर को क्या चेक करना है, और उनको पता है कि यही टेस्ट है जिससे उनको मालूम पड़ेगा कि ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कम हुआ है, सॉफ्ट है, हार्ड है, उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं, काफी चीजें इससे मालूम पड़ती। तो डीआरई बोलते हैं, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, वो बहुत ही जरूरी है। आप पेट पे चेक करेंगे कि यूरिन बंद नहीं हो गया है, बाकी का रूटीन चेकअप जो होता है वो होता है, बट ये मेन चीज है कि आपको सिम्टम्स पेशेंट के जानने हैं और इसके बाद डीआरई करना है। स्पाइन एग्जामिनेशन, काफी पेशेंट्स ऐसे हमने देखे जिसको यूरिन की तकलीफ है, प्रोस्टेट के ऑपरेशन हो गए, वो प्रोस्टेट है ही नहीं, क्योंकि उनको कमर में तकलीफ है जिससे उनकी नस ब्लॉक होती है, नस काम नहीं करती, इसलिए यूरिन ठीक से नहीं होता है। तो हमें ये भी देखना जरूरी है कि ये न्यूरोलॉजिकल नहीं है, ऐसी गलती नहीं हो जाए कि प्रोस्टेट तो बड़ा हुआ दिखता है, बड़ा है इसलिए निकालना ऐसा जरूरी है, वेदर सिम्टम्स प्रोस्टेट से है या कोई और चीज से है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए स्पाइन देखना जरूरी होता है। इसके बाद हम फ्लो टेस्ट करते हैं। फ्लो टेस्ट यानी कि आपको यूरिन लगाया, फ्लोमीटर में यूरिन करोगे तो उसका ग्राफ आएगा। इसका इंपॉर्टेंस ये कि उसके शेप, कितना वॉल्यूम निकला, कितना पीक फ्लो रेट है, उससे काफी हद तक मालूम पड़ता है कि ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल कितना है, ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है या कम है। तो यूरोफ्लो करते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन में यूरिन एग्जामिनेशन, क्रिएटिनिन जो हमने पहले बात किया, सोनोग्राफी करते हैं, जरूरत पड़े तो ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी, गुदा के माप से भी सोनोग्राफी होती है। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट के बाद पीएसए करते हैं। पीएसए का वैल्यू क्या है वो हम नेक्स्ट जो आएगा टॉपिक उसमें होगा, बट पीएसए टेस्ट करना भी जरूरी है। ब्लड टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। काफी लोगों को ये मालूम है कि पीएसए हमें साल में 1 बार कराना चाहिए, क्यों कराना चाहिए उसको हम डिसाइड करेंगे। अभी सोनोग्राफी का ये होता है कि काफी आते हैं सर हमारा 200 ग्राम पेशाब अंदर रुक गया है, सोनोग्राफी कहता है। अभी ये बहुत ऐसी चीज है जिसके एक रिपोर्ट पर हम डिपेंड नहीं करते। आपको अगर 6 घंटा 5 घंटा पानी पिला पिला के बोले कि पेशाब रोको रोको रोको, फिर बोले कि पेशाब करने जाओ, नेचुरल ठीक से नहीं होगा, क्योंकि आपने रोक के रखा है, आपके ब्लैडर के मसल स्ट्रेच हो गए, वो बराबर फंक्शन वो टाइम पे नहीं करेंगे। आएगा कि 200-250 ml यूरिन रुक गया, इमीडिएट सर्जरी कर दो, ऐसी बात नहीं है। वो नेचुरल वे में आपको यूरिन लगाए, आप करके आओ, फिर क्या रहता है वो इंपॉर्टेंट है। आप घर पे 6 घंटा थोड़े रुकने वाले हैं, आपको यूरिन लगेगा तो आप जाके आएंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि पोस्ट रेसिडुअल यूरिन ये चेक करना बहुत जरूरी है, बट एक रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो कैसे किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट है। काफी पेशेंट बोलेंगे सर घर जाके तो इमीडिएटली सब हो गया, लेकिन ये रिपोर्ट बताया कि 200 रह गया, 500 रह गया, तो एक रिपोर्ट पर डिपेंड नहीं करना है। तो पीवीआर का ये सिग्निफिकेंस है। ये सब ब्लड प्रेशर, क्रोनिक हार्ट डिजीज, डायबिटीज,
ओबेसिटी, ये सब में प्रोस्टेट साथ में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है उसका थोड़ा रेफरेंस में दूंगा। लॉन्ग टर्म जो ब्लड प्रेशर जिसका ज्यादा रहता है उसको प्रोस्टेट होने के चांसेस थोड़े बहुत ज्यादा है। जिसको प्रोस्टेट है उनको लॉन्ग टर्म में हार्ट के डिजीज होने के चांसेस भी ज्यादा है। ये थोड़े स्टडीज है जो बताया, आप उसको टोटली पे मत लो कि ये हुआ तो ये होगा ही, बट हो सकता है, ऐसी बात है। डायबिटीज में प्रोस्टेट होने के रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं। डायबिटीज जितना लंबा चलेगा तो ब्लड सर्कुलेशन अफेक्ट होता है, तो प्रोस्टेट की वृद्धि ज्यादा होती है। प्रोस्टेट होने से किडनी पे क्या इफेक्ट हो सकता है? यूरिन रुक जाएगा, इन्फेक्शन होगा, वो प्रेशर किडनी तक जाएगा तो किडनी फेल होने के चांसेस है। बट ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये ओवरनाइट कभी नहीं होता है, ओवर पीरियड, ओवर ईयर्स होता है। कि जिसको प्रोस्टेट की बीमारी खींचते 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 एक टाइम ऐसा आया कि मेजॉरिटी यूरिन ब्लैडर में ही रहता है, किडनी बहुत फूल गई है और उससे किडनी पे इफेक्ट हुई है। ये इफेक्ट है इसका। ये देखो कि ये प्रोस्टेट बढ़ा हुआ, इससे ब्लैडर पे इफेक्ट हुआ, ब्लैडर की वॉल थिक हो गई। ब्लैडर की वॉल थिक होने से ये जो किडनी में से नली आई उसके ऊपर दबाव आता है, तो धीरे धीरे किडनी फूलती है ऊपर की। किडनी फूलने से यूरिन किडनी में स्टोरेज होता है, उसको बैक जाने से वो किडनी में से जो इम्प्योरिटी होती है वो ब्लड में जाती है और इससे किडनी पे इफेक्ट होता है। तो ये तरह से प्रोस्टेट किडनी तक प्रॉब्लम कर सकता है। ये इसका सीटी स्कैन है। यहाँ ये जो मैं मीडियन लोब बोल रहा था ये है। ये मीडियन लोब इतना प्रेशर कर रहा है कि उनकी लेफ्ट किडनी पूरी बलून जैसी हो गई है। राइट किडनी पे इफेक्ट नहीं हुआ, वो बाद में उसमें भी हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोस्टेट के प्रॉब्लम जिसमें निग्लेक्ट किया है इसको, ये हो सकता है। अभी ट्रीटमेंट चालू करने के पहले हमें ये जानना है कि किसको मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे, किसको सर्जिकल ट्रीटमेंट देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है कि ये कब तक लेना है, तो उसका डिस्कशन हम करेंगे। जब सिम्टम्स माइल्ड हो या मॉडरेट हो, यानी कि आपको थोड़ी बहुत पेशाब में रुकावट होती है, आपको 30 सेकंड के बदले 1.5 मिनट लगती है, रात को आपको 3-4 बार जाना पड़ता है, लेकिन इससे आपकी लाइफ को कितना कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है। ये पेशेंट से भी जो नॉर्मली मेडिकल ट्रीटमेंट से अच्छा फील कर सकते हैं। छोटी प्रोस्टेट है, उसमें सर्जरी जब तक पॉसिबल हो हम अवॉइड करते हैं। ये प्रोस्टेट के सिम्टम्स क्या, आपकी किडनी ठीक है, इन्फेक्शंस नहीं हो रहा है, उसके पीएसए रिपोर्ट नॉर्मल है, कैंसर का कोई चांस नहीं है, या ऐसे पेशेंट जो मेडिकली फिट नहीं है सर्जरी के लिए, ये सब पेशेंट, या रिलेटिवली यंग पेशेंट 50 की एज में प्रोस्टेट है, तो प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद सेक्सुअल फंक्शन पे जो इफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से ये सब पेशेंट्स हैं जिसको हम मेडिकली ट्रीट करेंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? 2 तरह के ड्रग्स है। एक अल्फा ब्लॉकर्स है जो प्रोस्टेट की कैप्सूल पे इफेक्ट करके कैप्सूल का टोन लूज कर देता है, प्रोस्टेट खुल जाता है, यूरिन आसानी से निकलता है, उसको अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं। काफी पेशेंट्स यूरिमैक्स, वेल्टेम, फ्लोडार्ट ऐसी दवाइयां लेते हैं, वो अल्फा ब्लॉकर है। और दूसरी मेडिसिन ऐसी है जो प्रोस्टेट की साइज को कम कर सकती है, वो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स है, जो ड्यूटास्ट्राइड है, फिनेस्ट्राइड है, वो सब। और जब प्रोस्टेट बल्की होता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो कॉम्बिनेशन देते हैं। एक दवाई टोन को कम करेगी, यूरिन का फ्लो इंप्रूव करेगी, दूसरी दवाई प्रोस्टेट की साइज को कम करेगा, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे यूरिमैक्स डी, वेल्टेम प्लस, फ्लोडार्ट प्लस, ये जाना है। और अगर कोई पेशेंट बोलता है मेरे को लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन नहीं लेना है, तो सर्जरी में जाना है। तो ये इंडिकेशन है सर्जरी के। सर्जरी ओपन सर्जरी भी हो सकती है, एंडोस्कोपिक सर्जरी भी हो सकती है। ओपन सर्जरी रेयरली होगी, नहीं होगी ऐसा नहीं बोलूंगा, बट रेयरली है। एंडोस्कोपिक सर्जरी डिफरेंट एनर्जी यूज होती है, टीयूआरपी होता है, बाइपोलर टीयूआरपी होता है, लेजर प्रोस्टेक्टोमी होता है, बाइपोलर इनिकुलेशन। ये टेक्निक है कि आप अंदर एंडोस्कोप से जाके यूरिन की जगह से और अंदर से प्रोस्टेट को स्क्रैप करके निकालेंगे। ये एक बेसिक कंसेप्ट है सर्जरी का। कैसे करते ये फोटोज में दिखाया गया है। ये पेनिस में से एंडोस्कोप पूरा प्रोस्टेट तक गया है और उसमें से वो उसके जो लूप होते हैं उससे स्क्रैप करके आप जैसे पोटैटो को छीलते ऐसी ही चीज है ये अंदर, इसको ऐसे आप छीलना है प्रोस्टेट को। ये प्रोस्टेट है जो ऐसे दिखता है एंडोस्कोप में, करने के बाद ऐसे उसका चैनल ओपन हो जाता है, रास्ता खुल जाता है, यूरिन ठीक से होता है। ऐसे सर्जरी के बाद ऐसे दिखेगा ये।
ये एक वीडियो है प्रोस्टेट की सर्जरी का, जिसमें जैसे एक अंदाज आएगा कि कैसे टिश्यू को आप निकालते हो। उसमें ये जो लूप है, वो जो स्क्वायर जो दिखता है, उसमें से एनर्जी ट्रांसमिट होती है। जैसे आप टच करते हो वो चीज अपने आप निकलती जाती है। तो धीरे धीरे सब जो टिश्यू बीच में आती है वो निकल जाएगी, वो ब्लैडर में जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर में, वहां इकट्ठी होगी और लास्ट में आपको सक्शन से उसको निकाल लेना है। तो ये तरह से ये प्रोस्टेट को स्क्रैप करता है। रिलेटिवली सेफ सर्जरी। पहले जब नई थी, सालों पहले, तब इसके कॉम्प्लिकेशन आपने देखे होंगे, बट आजकल आपको प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद इमीडिएटली कुछ हुआ हो ऐसा बहुत कम लोगों में होगा। हो सकता है कोई बार कुछ भी चीज हो सकती है, बट नॉर्मली काफी सेफ है। और जो ब्लीडिंग होता है उसको आप टच करते हो बंद हो जाता है वहां। तो ब्लड लॉस भी जो पहले प्रोस्टेट की सर्जरी में 2 ब्लड रखो, 3 ब्लड रखो, ये सब चीज अभी आपको हार्डली कोई बोलेगा कि ब्लड रिजर्व करवा, अनलेस हीमोग्लोबिन कम है तो अलग बात है। बाकी ऐसे करके आप प्रोस्टेट को पीस में निकालते और अल्टीमेटली बाहर निकाल लेते। बाहर निकालने के बाद उसका बायोप्सी करना जरूरी है, क्योंकि उसमें अगर कैंसर है तो बायोप्सी में ही मालूम पड़ेगा। तो ये तरह से आप प्रोस्टेट को पूरा क्लियर करते हैं। अल्टीमेटली जब निकालने के बाद ब्लीडिंग सब बंद हो गया तो यूरिन का पाइप रखते हैं, वो 2-3 दिन पाइप रहेगा, वो अंदर ही हीलिंग हो जाएगा, फिर निकाल देते हैं इसको। तो ऐसे सब टिश्यू बाहर आते हैं। तो इतना बड़ा प्रोस्टेट जब पैसेज को रुकावट करता है तो ये सब बाहर आने के बाद नेचुरली फ्लो बढ़ ही जाएगा। तो नेचुरली फायदा ये है कि यूरिन की रुकावट दूर करने के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट है। आपको बारी बारी जाना है और रुकावट कुछ नहीं है तो उसके लिए यूजुअली सर्जरी हेल्प नहीं करेगी, उसमें दवाई काम करेगी। अब जब प्रोस्टेट की बात हुई तो सिंपल प्रोस्टेट की बात हो गई, अभी आया प्रोस्टेट कैंसर। ये प्रोस्टेट कैंसर का डर इतना है लोगों में, मेरे हिसाब से ये मीडिया का क्रिएटेड है। आप ज्यादा चीजें पढ़ते रहोगे, सभी जगह प्रोस्टेट की बात आ गई क्योंकि आपको प्रोस्टेट का कैंसर होगा। ऐसा नहीं है। आप इंडिया में देखो, 1 लाख में से 4.5 लोगों को कैंसर होता है। तो आप क्यों सोचते हो कि आपको प्रोस्टेट हुआ है तो कैंसर हो गया है? ये डर निकालो। डर से आप कई बार मेरे को दूसरे कैंसरों से पूरा अलग है। बॉडी में इसोफेगस यानी अन्ननली का कैंसर हुआ या लंग्स का कैंसर हुआ, वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है। प्रोस्टेट का कैंसर मिनिमम प्रॉब्लम देता है, वो जब एडवांस हो जाता है तब प्रॉब्लम ज्यादा होता है। तो अगर भगवान बोले कि आपको कैंसर होना ही है कोई पुरुष को, तो मानो कि प्रोस्टेट कैंसर हो। ऐसी चीज है कि ये सबसे लिस्ट प्रॉब्लमेटिक कैंसर है। तो उसका निदान आज हुआ, 1 महीने में हुआ, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो दिमाग में से डर निकालो कि मेरे को सबको प्रोस्टेट हुआ तो कैंसर हुआ है। तो जब ये इंसिडेंस इंडिया में 1 लाख में 5 लोगों को होता है, तो ये इंसिडेंस इसलिए कम है कि हमारे यहाँ उसका डायग्नोसिस इतना होता नहीं है, वो अवेयरनेस कम है। हमें यहाँ ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि अगर है तो हम टाइम पे डायग्नोसिस करें और उसका ट्रीटमेंट करें। क्योंकि हमारे यहाँ जब फैल जाता है तब डायग्नोसिस होता है, वो हमें नहीं चाहिए। हमें टाइम पे डायग्नोसिस चाहिए, टाइम पे उसका ट्रीटमेंट है। फिर ट्रीटमेंट यहाँ करो, इधर उधर करो, उससे कोई फर्क नहीं है। ट्रीटमेंट कब करना है और क्या करना है वो जानना जरूरी है। थोड़े स्टडीज है जिसमें स्मोकिंग या ज्यादातर फिजिकल एक्टिविटी कम है, यानी कि ज्यादातर आप सेडेंटरी लाइफ व्यतीत करते हो तो आपको प्रोस्टेट कैंसर का चांसेस ज्यादा। फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट, फैमिली हिस्ट्री है। जिसको फादर को प्रोस्टेट कैंसर है उसको सन को या भाई को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। चेकअप से उसको क्या रेगुलर चेकअप वो आएगा। तो फैमिली डायग्नोसिस कैसे करेंगे? डायग्नोसिस में तो सिम्टम्स तो प्रोस्टेट के ही रहेंगे, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर हो या सादा हो बढ़ता है, इसलिए यूरिन में रुकावट आती है, जलन होती है, ये तरह से सब चलता है। बट इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि अगर प्रोस्टेट का कैंसर बोन तक गया है तो ये सब चीज हो सकती है। तो उनको दिमाग में होना जरूरी है कि हम ये भी सोचें कि भाई एक्सरे में कुछ ऐसा दिखता है कि ये डाउट लगता है कि ये चीज प्रोस्टेट से आई हो, तो एडवांस कैंसर में होता है, अर्ली कैंसर में ये नहीं होता है। इसमें भी डीआर इंपॉर्टेंट है। आप फिंगर से रेक्टम में से एग्जामिन करोगे तो प्रोस्टेट कैसे फील होता है। सॉफ्ट है तो मेजॉरिटी में वो बिनाइन यानी कि सादा है, हार्ड है, इरेगुलर है,
एक साइड ज्यादा बड़ा हुआ, एक साइड कम है, ये प्रोस्टेट के कैंसर के फिजिकल फाइंडिंग्स हैं। और मेजॉरिटी केसेस में हम डीआरई पे इमीडिएटली सस्पेक्ट करते हैं कि इसको प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्रोनिक इन्फेक्शन में भी ऐसा फील होता है, बट नॉर्मली प्रोस्टेट के कैंसर में प्रोस्टेट हार्ड फील होता है। अब आई पीएसए। पीएसए क्या चीज है? पीएसए एक ब्लड टेस्ट है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो एक एंजाइम है जो प्रोस्टेट में से निकलता है और ब्लड में जाता है। जब प्रोस्टेट में कुछ भी प्रॉब्लम होगा, यानी कि प्रोस्टेट का साइज जो नॉर्मली 20 ग्राम से कम है उससे 100 ग्राम हो गया, तो नेचुरली पीएसए का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ब्लड में उसके लेवल बढ़ेंगे। प्रोस्टेट में अगर इंफेक्शन हो गया, प्रोस्टेटाइटिस हो गया और सूजन आ गई, तो भी ये एंजाइम बढ़ जाएगा और ब्लड लेवल बढ़ेगा। और जब प्रोस्टेट में कैंसर होगा तो कैंसर में भी ये ब्लड लेवल बढ़ेगा। तो पीएसए बढ़ा हुआ अगर मिलता है तो एक डाउट जाता है कि ये प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, लेकिन कैंसर ही ऐसा नहीं है। ये भी एक डर है कि जब पीएसए, मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे पैनिक कॉल्स फोन पे आते हैं जो हमारा नोन है कि सर मेरे को अभी का अभी दिखाना है, तो ऐसा क्या हो गया? नहीं, अभी का अभी मेरे को दिमाग में इतना टेंशन हो गया, मैं सोच नहीं सकता हूँ, खा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कोई लैब में जाके खुद पीएसए करवा लिया, 4 का नॉर्मल लेवल है, 6 आ गया और फिर दिमाग में चालू किए मेरे को कैंसर हो गया। क्योंकि सब लैब में नीचे लिखा हुआ होता है कि इससे लेवल ज्यादा है तो कैंसर है, ये है तो ये, तो पढ़ते सिर्फ कैंसर, दूसरा कुछ नहीं पढ़ते। तो ये जानना जरूरी है कि पीएसए बढ़ा है तो एक शंका है कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, लेकिन प्रोस्टेट कैंसर ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। उसको कैसे आगे बढ़ना है वो यूरोलॉजिस्ट का काम है, आप उसमें ज्यादा दिमाग लगा के टेंशन मत लो। सबका ट्रीटमेंट है, टाइम पे डायग्नोज हुआ तो क्योर मिल सकता है, इसलिए ये कैंसर ऐसे दूसरे कैंसर जैसा नहीं है। और उसको डायग्नोज करने के लिए बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी ट्रांसरेक्टल यानी कि गुदा के मार्ग में से सोनोग्राफी रख के आप प्रोस्टेट को देख के नीडल पास करके मल्टीपल पीस लेते हैं, उसको लेबोरेटरी में बैठ के उसका 4-5 दिन में रिपोर्ट आएगा, वो कैंसर है कि नहीं बताएगा। जरूरत पड़े तो मल्टा पैरामेट्री एमआरआई करते हैं। एमआरआई के स्पेसिफिक इंडिकेशन है, सब में करना ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये पीएसए के बारे में जो बताया मैंने कि लार्ज प्रोस्टेट उसमें बढ़ सकता है, इन्फेक्शन में बढ़ सकता है और कैंसर में भी बढ़ सकता है। यानी ये प्रोस्टेट से बढ़ा हुआ है लेकिन कैंसर में ही बढ़ता है ऐसा नहीं। कैंसर के अलावा इन्फेक्शन में लार्ज ग्लैंड में भी बढ़ सकता है। नॉर्मल उसका वैल्यू 4 होता है, 4 से कम है तो नॉर्मली प्रोस्टेट कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है। 4 से ज्यादा है तो हमें एक्ट करना है। क्या करना है वो फिर आगे बायोप्सी आएगा, जो भी जरूरी है वो आएगा। अभी ये प्रोस्टेट का क्रॉस सेक्शन है, जैसे आप प्रोस्टेट को कट करते हो तो क्या दिखता है, ये जोन जो है पेरिफेरी का, यहाँ मेजॉरिटी कैंसर होते हैं। ऊपर का जोन है वहां सादा प्रोस्टेट होता है। तो आप जब फील करते हो तो नेचुरली जो हार्ड फील होता है वो साइड पेरिफेरी का पोर्शन है, सेंटर में तो सादा ग्लैंड हो सकता है। तो मेजॉरिटी कैंसर पेरिफेरी में होते हैं। ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी करोगे तो उसमें स्पेसिफिक एरियाज दिखते हैं जहां आप डाउट कर सकते हैं कि यहाँ कैंसर होने के चांसेस है। ये ट्रांसरेक्टल सोनोग्राफी है। जो ब्लैक एरिया आपको दिखता है ये प्रोस्टेट निकालने के बाद उसका स्पेसिमेन जहां सिमिलर एरिया इसको कोरिलेट करता है कि यहाँ इसमें कैंसर दिखता था, स्पेसिमेन निकालने के बाद वहां भी कैंसर दिखता है। ये जो ब्लैक एरिया सब दिखते हैं वो प्रोस्टेट में कैंसर के चांसेस है। कैंसर ऐसा तो अभी तक भी हम नहीं बता सकते जब तक बायोप्सी का नहीं हो। ये डिफरेंट एरिया जो ये भी ब्लैक एरिया है। ये सोनोग्राफी रेक्टम में से होती है, ऊपर से नहीं होती है, तो आप डायरेक्ट प्रोस्टेट को टच करते हो और देख सकते हैं। ये इन्वेस्टिगेशन है बोन स्कैन। जब कैंसर फैल जाता है और हड्डी में जाता है तो ये जो ब्लैक स्पॉट दिखता है पूरी रीढ़ की हड्डी, स्कल में, सभी जगह पे ये कैंसर फैला हुआ है। तो ये बोन में जाता है, ज्यादातर दूसरे ऑर्गन में भी जा सकता है बट कॉमनली बोन में जाता है। ये ऐसे एक्सरे दिखते हैं, ये जो धब्बे दिखते हैं ना व्हाइट, पूरा एक्सरे में जो व्हाइट स्पॉट है ये सब, ये बोन में गया हुआ प्रोस्टेट का कैंसर। ये इन्वेस्टिगेशन में हमें मालूम पड़ सकता है। अभी डायग्नोसिस बायोप्सी के बिना पॉसिबल नहीं है। आप सस्पेक्ट कर सकते हो लेकिन बायोप्सी इज द अल्टीमेट। और नॉर्मली 12 पीस लेते हैं, कई बार जरूरत पड़े तो 8-9 पीस से भी चल सकता है और जरूरत पड़े तो एक्स्ट्रा पीस भी लेना पड़े। वो सब प्रोस्टेट की साइज और
कौन से लोकेशन पे प्रोस्टेट का वो कैंसर दिखता है इसके ऊपर है। कैसे करते हैं ये गुदा के मार्ग से, ये सोनोग्राफी का प्रोब है, ये जो है वो सोनोग्राफी का प्रोब है, यहाँ प्रोस्टेट है, उसको आप डायरेक्ट टच करते हो, इसलिए डायरेक्टली जो दिखेगा वो प्रोस्टेट ही दिखेगा, आजू बाजू कुछ नहीं दिखेगा। ये प्रोब है, इसके ऊपर आप ये अटैचमेंट लगाते हैं। वो लगाने से आपकी नीडल वही डायरेक्शन में जाएगी जहां आपको उसको पहुंचाना है, वो आपको सोनोग्राफी में मिल सकता है। ये गन है, यहाँ भी गन है, यूरोलॉजी में सभी जगह गन ही है और कुछ नहीं। ये गन में से नीडल आप फायर करते हो ऐसे, तो वो जाके इमीडिएटली पीस लेके आती है। सिर्फ आपको लोकेट करना है कि कौन सी जगह से उसको पास करना है। ये डिफरेंट, देखो इसमें 6 पीस लिए हैं, इसमें हमने 3, 4, 4, 8, 10 लिए, किसी में 12 लिए, किसी में जरूरत पड़े तो 14 भी ले सकते। तो डिफरेंट साइज के हिसाब से और इंडिकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ पीसेस गिनते हैं। तो ये तरह से ये प्रोब पास किया और ये अभी निडल यहाँ से जा रही है, ये प्रोस्टेट है, उसमें से ऐसे जाएगी, फिर आप नीचे लाओगे तो दूसरी जगह से जाएगी, आप नीचे लाओ तीसरी जगह से जाएगी। ऐसे डिफरेंट लोकेशन से आप प्रोस्टेट की बायोप्सी कर सकते हैं। बायोप्सी की प्रोसीजर रिलेटिवली सिंपल है। हॉस्पिटल में करीबन 3-4 घंटा रुकना पड़े, लोकल एनेस्थेसिया होती है, इतना बात सुना कर। कोई पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है तो थोड़ा बहुत एनेस्थेसिया दे सकते हैं। सिर्फ इतना ही है कि ये रेक्टम में से होती है, इसलिए इन्फेक्शन होने का चांस रहता है, इसलिए उसको पहले एंटीबायोटिक देते हैं, बाद में भी देते हैं। तो नॉर्मली सेफ प्रोसीजर है। देखो ये वीडियो में कैसे बायोप्सी की जाती है। आप जस्ट यहाँ कंसंट्रेट करना है, ये नीडल आई यहाँ से, ये नीडल लिखा है, वहां से आपको कुछ जाता हुआ दिखेगा, ये गया वाइट। यही प्रोसीजर है। ऐसे एक जगह से ऐसे आप डिफरेंट लोकेशन से प्रोस्टेट की बायोप्सी कर सकते हैं। अभी डायग्नोसिस हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर है, तो नेचुरली कोई भी कैंसर में आपको स्टेजिंग नक्की करना पड़ता है कि वेदर ये प्रोस्टेट से सीमित है या उससे आजू बाजू में गया है, या बोन तक गया है, लिवर तक गया है, पेट में कहीं गया है, और वो स्टेज के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करना है। हमारा एम ये है कि हम उसको जब प्रोस्टेट में हो तभी डायग्नोस करें। अगर वो फैलेगा तो ट्रीटमेंट होगा, लेकिन वो पैलिएशन यानी कि राहत के लिए होगा। पूरा क्योर करना है तो उसका डायग्नोसिस जब प्रोस्टेट में हो तभी करना है। तो अर्ली डायग्नोसिस वो प्रोस्टेट के कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अर्ली प्रोस्टेट का कैंसर का डायग्नोसिस करना है। तो जब लोकलाइज है तो हमें रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी का सर्जरी, यानी कि प्रोस्टेट आजू बाजू की समाइनल वेसिकल सबको निकाल लेना है और पेशाब की थैली और नली को ज्वाइन कर देना, बीच में से ये ऑर्गन पूरा निकल जाएगा। अगर कोई पेशेंट सर्जरी नहीं करवाना चाहता है या अनफिट है तो उसके लिए रेडिएशन का ट्रीटमेंट है। बट जब कैंसर फैल जाता है, जैसे हड्डी में बताया ऐसे फैला हुआ है, तो ये एडवांस कैंसर है, तो उसमें पैलिएशन होता है। पैलिएशन यानी हार्मोनल ट्रीटमेंट। ये हार्मोनल ट्रीटमेंट क्या है वो समझना जरूरी है। ये कैंसर मेल हार्मोन से होता है, तो मेल हार्मोन्स दोनों टेस्टिकल में, जो वृषण में जो थैली टेस्टिस होते हैं उससे होता है, उसमें से हार्मोन्स बनते हैं, वो कैंसर बनाते हैं। तो वो हार्मोन्स को हमें बॉडी में से निकालना है। तो आइदर हम दोनों टेस्टिकल को निकाल दे सर्जरी से तो हार्मोनल ट्रीटमेंट होगी, या ये जो हार्मोन बन रहा है उसको खत्म करने के लिए दूसरे हार्मोन देंगे, तो उसके इंजेक्शन दे सकते हैं। और वो इंजेक्शन आपको पीरियोडिकली एवरी 3 मंथ्स लेना पड़ता है। तो भी ये भी हार्मोन का ट्रीटमेंट। एक बार ये हार्मोन बॉडी में से खत्म हो गए, ये कैंसर इमीडिएटली दब जाता है, बट वो बॉडी में से पूरा क्लियर नहीं हो सकता है क्योंकि वो फैला हुआ है, बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको काफी रिलीफ मिल सकती है। तो ये हुआ एडवांस कैंसर का। और जब बोन में फैला हुआ है, इतना एडवांस हो गया है कि कोई ज्यादा ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, बट उससे प्रॉब्लम होता है पेशेंट को बोन पेन, सीवियर बोन पेन होता है, तो वहां आप लोकलाइज रेडिएशन दे सकते हैं, जिससे रिलीफ मिलता है। तो एडवांस कैंसर में ट्रीटमेंट रिलीफ की तरफ है, अर्ली कैंसर में ट्रीटमेंट क्योर की तरफ है। तो हमारा एम अर्ली कैंसर डिटेक्ट करना है। अभी रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी की जो सर्जरी है कब करते हैं, ये मेजर सर्जरी है, 4 से 6 घंटा चल सकती है। और ये सर्जरी कब करते हैं कि जब उससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो। तो अगर आपका आयुष्य 10 साल से ज्यादा बाकी है तो ही ये सर्जरी करेंगे। आपकी अगर उम्र 80 इयर्स की है, डायग्नोसिस भी अर्ली कैंसर का हो गया है,
बट ये सर्जरी करने का मतलब नहीं है क्योंकि नॉर्मल लाइफ शायद 85 की होगी या 90 की होगी, तो इतने साल तो शायद इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इतना मेजर सर्जरी नहीं करना है, दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। बट अगर आप 60 के हो, आपको 30 साल बाकी है, 25 ईयर्स बाकी है, हम पूछते हैं कि आपकी फादर की नॉर्मल एज कितनी थी, अंकल्स की कितनी थी, भाइयों की कितनी थी, एक नॉर्मल पैटर्न पता चलता है कि ये फैमिली में लॉन्जिटिविटी इतनी है, किसी को 80 के आसपास होता है, किसी को 85। तो अगर आपकी आयुष्य नॉर्मल लंबा है और आपकी एज कम है, आपको ये सर्जरी में जाना ही है, क्योंकि उसको बॉडी में से आप निकाल सकते हो। हाँ, जाने के पहले क्या, सर्जरी के बाद क्या होता है वो एक्सेप्ट करके जाना है, बट सर्जरी करना है। तो मेडिकली फिट है, आप रिलेटिवली यंग एज के हैं और आपका कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में है, बाहर फैला नहीं हुआ है, तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी की सर्जरी करना है। सर्जरी में क्या होता है, ये प्रोस्टेट है, वो प्रोस्टेट को पूरा आप बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर आ रहा है पूरा राउंड जो है, ऐसे ये प्रोस्टेट निकलता है। ये प्रोस्टेट है, ये समाइनल वेसिकल है। समाइनल वेसिकल भी प्रोस्टेट के साथ जुड़ी हुई चीज है, उसको भी निकालना जरूरी है। ये वास डेफरेंस है, जो वीर्य ले जाने वाली नली है वो सब साथ निकालना जरूरी है, क्योंकि वहां तक ये जा सकता है। इसलिए इन टोटो कोई भी कैंसर की सर्जरी में आपको इन टोटो निकालना पड़ता है, आप पीस करके नहीं निकाल सकते, तभी ये कैंसर बाहर निकलेगा। नॉर्मली ये सर्जरी लेप्रोस्कोपी से होती है, ओपन सर्जरी, रोबोटिक, ये भी ऑप्शंस है। ये सर्जरी करने के पहले आप ऐसे 5 होल बनाते हैं और फिर ये इसका वीडियो है, आप देखो। काफी मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि इतनी लंबी सर्जरी आपके लिए सिर्फ क्या एग्जैक्टली होता है थोड़ा एक फील आया आपको सर्जरी का, इसलिए वीडियो है, नहीं कि हम ये सर्जरी कर रहे हैं दिखाने के लिए, बट एक जानना जरूरी कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये देखो आप वीडियो में कि आप जब वो आपके दूरबीन अंदर डालेंगे वो पॉट में से, जहां से आपने वो पॉट, उसको पॉट बोलते हैं, उसमें से आप अंदर एंटर होते हो, तो आपको ऐसे दिखता है। ये बलून से हम स्पेस करते हैं। प्रोस्टेट ऐसी जगह पे बहुत नीचे है, ब्लैडर के नीचे, यानी कि हिप बोन से उसके पीछे है, तो वहां तक आपको जाने के लिए स्पेस बनाना पड़ता है। ये जो कर रहे हैं वो साइड में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, कोई भी डिजीज अगर गले में खराबी हो तो यहाँ लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, ऐसे गांठे हो जाते हैं, ऐसे कैंसर भी साइड में फैलता है। वो सब निकालने के लिए टिश्यू को साइड में से सब आपको बाहर निकालना पड़ता है। ये लिम्फ नोड्स है और लिम्फ नोड्स का बायोप्सी भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फैला हुआ है नहीं तब वहां ही पता चलेगा। और फिर आप प्रोस्टेट के आजू बाजू में से कट लगा के उसको सब दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करोगे। प्रोस्टेट के पीछे रेक्टम रहता है, तो रेक्टम को इंजरी नहीं हो वो भी जरूरी है। और ये पूरा जो दिख रहा है आपको प्रोस्टेट ही दिख रहा है, हम चारों तरफ से उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इससे इसका ब्लड सप्लाई कट कर देंगे, फिर उसको ब्लैडर, पेशाब की थैली के नीचे, उससे उसको सेपरेट करेंगे। ये हम पेशाब की थैली से सेपरेट करने का प्रोसेस चालू किया है। इसमें हम देखो ये उसको सेपरेट कर रहे हैं, ऊपर धक्का दे रहे हैं उसको। ये पेशाब की नली में से वो जो रॉड आया है वो नली में से आया है, तो ये पूरा ऊपर जा रहा है, ब्लैडर नीचे जा रहा है। ये सब यूरिन है जो आपको दिख रहा है, वो यूरिन लीक होने का चालू हुआ क्योंकि पेशाब की थैली आपने खोल दी है, तो यूरिन बाहर आ रहा है सब। तो इसको ऐसे सेपरेट करते हैं। ग्रेजुअली प्रोस्टेट पीछे से, रेक्टम से, साइड में से, यूरिन की पाइप से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो पूरा इन टोटो बाहर आएगा तब लिम्फ नोड्स के साथ उसको बायोप्सी में देखते हैं। और वो बायोप्सी के रिपोर्ट आने के बाद फाइनल स्टेजिंग होगा कि ये कैंसर बॉडी में कहां तक है, प्रोस्टेट के बाहर निकला हुआ है कि नहीं, और दूसरे ऑर्गन में गया है कि नहीं। ये सब निकालने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये फाइनल स्टेजिंग है। और इसके ऊपर सर्जरी के बाद कोई एडिशनल ट्रीटमेंट, रेडिएशन, हार्मोनल जरूरी है कि नहीं, वो डिसाइड होगा। तो पहले से आप नहीं कह सकते कि इसको सिर्फ सर्जरी ही जरूरी है। सर्जरी के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगा, इसके ऊपर एडिशनल ट्रीटमेंट आपका डिसाइड होगा। ये जो दिखता है वो प्रोस्टेट, हम उसको फाइनल स्टेजिंग में उसको निकालने की प्रोसेस में। ये एंडोस्कोपिक सीजर से, जिससे आप इजीली उसको सर्जरी कोई भी हो, लेकिन यहाँ डीप में इसलिए एंडोस्कोपी से इजी पड़ता है कि आप वहां तक आराम से पहुंच सकते हो, आपको डायरेक्ट विजन मिल जाए उसका। ये कैथेटर बाहर निकला, वो नीचे पेशाब की नली है, ये प्रोस्टेट अलग होने का चालू हुआ। और फाइनल स्टेज में हम उसको काट रहे हैं। नॉर्मल ब्लड लॉस अराउंड 100 ml होता है, इससे ज्यादा इसमें ब्लड लॉस नहीं होगा। ये प्रोस्टेट को बैग में रख के उसको बाहर निकाल देते। तो ऐसे अल्टीमेटली प्रोस्टेट का डिलीवरी होगा,
फिर ये पेशाब की थैली को और नली को ज्वाइन करते हैं स्टिचेस से, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, बीच का प्रोस्टेट निकल जाएगा, ये स्टिच लेके उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो अल्टीमेटली कंटिन्यूटी यूरिन की हो जाती है। अभी ये सर्जरी में क्या ध्यान रखना है, सर्जरी के पहले 2 चीज हम हमेशा बताते हैं कि आपको इम्पोर्टेंसी हो सकती है, नपुंसकता आ सकती है, क्योंकि इसकी जो नर्व्स है पोटेंसी की, वो इसके बाजू में से ही जाती है, तो उसको कट करना पड़ता है। कई बार प्रिजर्व कर सकते हैं, बट सब टाइम पे प्रिजर्व नहीं कर सकते। और दूसरा, यूरिन लीक होना। ये लीक क्यों होता है? क्योंकि आप पूरा प्रोस्टेट निकाल देते तो उसमें 2 वाल्व रहते हैं कंट्रोल के, एक ऊपर एक नीचे है। ये प्रोस्टेट निकल जाता है तो ऊपर वाला वाल्व अपने आप निकल जाता है, एक ही वाल्व रहता है जिसके साथ आपका यूरिन का ब्लैडर जुड़ता है। जैसे यूरिन आएगा ये वाल्व के ऊपर गिरेगा, तो अगर ये वाल्व का स्ट्रेंथ कम है, एज के साथ कम होता है, तो इमीडिएटली यूरिन निकल जाएगा। तो उसको आपको एक्सरसाइज से और टाइम से ही कंट्रोल करना है। मेजॉरिटी लोगों को 6 to 9 मंथ्स में वो कंट्रोल आता है, बट वंस इन अ वाइल वो कंट्रोल नहीं आए, ऐसा हो सकता है। वो एक्सेप्ट करके ये सर्जरी करना है, बट सबको होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन मेजर कहने जैसे, बाकी तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन कोई भी सर्जरी में होता है। मेडिसिन 1+1=2 कभी भी नहीं है, बट अच्छी नीयत से, अच्छे इंडिकेशन से, अच्छे एक्सपर्टाइज से हुआ तो मेजॉरिटी में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट बताया मैंने कि अभी ये लोकलाइज कैंसर था, उसको निकाल दिया हमने, लेकिन जब फैल गया है तो आइदर हम दोनों टेस्टिकल निकाल सकते हैं, या किसी को वो नहीं करना है तो हार्मोन के इंजेक्शन हर 3 महीने में लेने पड़ते हैं। ये हार्मोन के इंजेक्शन या टेस्टिकल निकालने की साइड इफेक्ट क्या है? फीमेल्स में, लेडीज में मेनोपॉज होता है, 45-50 के एज में हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो काफी लोगों को हॉट फ्लशेस, एकदम गर्मी महसूस होती है, पसीना पसीना हो जाता है। सेम चीज मेल में मेल हार्मोन्स निकलने के बाद हो सकती है। जब बैठे और सडनली पसीना हो जाएगा तो लोग घबरा जाते हैं, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम होता है, कुछ नहीं होता है, वो अपने आप बंद हो जाता है, बट ये हो सकता है। उसका ज्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो कुछ ट्रीटमेंट है उससे कुछ फायदा होता नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। सबको होता है ऐसा नहीं है, बट किसी को हो सकता है। इससे आपका बॉडी हैबिटस यानी कि मसल मास थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि मेल हार्मोन से बॉडी बनता है। मेल का हार्मोन निकल गया तो नेचुरली वो थोड़े मसल्स स्लाइटली वीक होंगे। तो ये 2 मेजर साइड इफेक्ट है। तो अल्टीमेटली हम देखें कि एडवांस कैंसर के लिए एंड्रोजन डिप्राइवेशन यानी कि हार्मोन को बॉडी में से निकालना वो मेन ट्रीटमेंट है, और उससे इमीडिएटली काफी फायदा होता है, लेकिन करीबन 1.5 से 2 साल में इसमें रिलैप्स हो सकता है, यानी कि वापिस वो कैंसर बाहर आ सकता है। तो दूसरे ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑफ हार्मोन ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, ये सब अवेलेबल है। इसलिए एडवांस कैंसर में भी काफी लंबे टाइम तक आपको पैलिएशन दे सकते हैं। एकदम एडवांस हो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है, अदरवाइज प्रोस्टेट कैंसर रीजनेबली लेस प्रॉब्लमेटिक है, उसको आप टाइम पे डायग्नोसिस करो तो ठीक फायदा हो सकता है। ये जब बोन में जाता है तो बोन में जाने से बोन वीक हो जाते हैं, तो बोन के इंजेक्शन आते हैं जोलेंड्रोइक एसिड जो मंथली लेना पड़ता है 1-2 साल तक, और कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, जिससे आपकी बोन हेल्थ बनी रहे। तो ये टोटल हुआ कि प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। अभी फाइनल स्लाइड में हम इसको सबको समराइज करेंगे। हमने बात की स्टोन्स की, हमने बात की प्रोस्टेट की, सिंपल प्रोस्टेट, कैंसर प्रोस्टेट, बाकी काफी चीजें जो सब समय की कमी से हम सब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो डिस्कस, इसका टेक होम मैसेज क्या है? पथरी, पहले याद रखो कि पथरी कम बनाना है तो आपकी किडनी को फ्लश करना है, लिक्विड ज्यादा लेना है। रिकरेंट डिजीज है, बारी बारी होता है, 50% में लाइफ में वापस हो सकता है, तो उसको भूलना नहीं है। क्लियर हो गया? तो भी आप रेगुलर टाइम पे फॉलो अप करोगे तो उसमें डेफिनेटली आपको रिकरेंस का चांस कम हो जाएगा। टाइम पे अगर ट्रीट नहीं हुआ तो मेजॉरिटी में फेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिससे किडनी जाने की और इवन कई बार लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। आपको एक किडनी है और स्टोन हुआ, उसको आप लाइटली मत लो, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सिंगल है, अगर वो ब्लॉक हो गई तो प्रॉब्लम कर सकता है।
और प्रिवेंशन के लिए आपको डाइट का रिस्ट्रिक्शन सम एक्सटेंट फायदा है, बट किडनी फ्लश करना, लिक्विड ज्यादा लेना, सिर्फ पानी नहीं लेना, 50% वाटर, बाकी के दूसरे फ्लूइड्स, साइट्रस फ्लूइड्स, ऑरेंज, लेमन, ये फायदा कर सकता है। प्रोस्टेट अगर आपका सिंपल है, बीपीएच है, तो मेजॉरिटी केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, बट वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, वो समझ के हमें ट्रीटमेंट लेना है। जब सर्जरी की जरूरत है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होती है, आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी है, कॉम्प्लिकेशन से अंदर, तो सर्जरी करना है, और अगर करना है तो वो सेफ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको दवाई की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी प्रॉब्लमेटिक है इसलिए मैं दवाई बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको दवाई से अच्छा हो सकता है इसलिए मैं दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो दवाई लेना है तब दवाई लो, सर्जरी करना है तब सर्जरी करो। अगर आपकी विश है कि मेरे को दवाई नहीं लेना है तो सर्जरी का ऑप्शन है। सर्जरी करना है कि नहीं वो यूरोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दो, आप डिसाइड मत करो। कई बार आते हैं कि सर प्रोस्टेट निकाल दो बात खत्म, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, जिसको जरूरी है उसको ही कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर अर्ली डिटेक्शन करना जरूरी है। आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो साल में एक बार पीएसए टेस्ट करना जरूरी है। पीएसए टेस्ट करेंगे, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो दिमाग पे कुछ टेंशन मत लो, जाके सिर्फ दिखाओ कि ये क्या चीज है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर कैंसर का है तो भी ट्रीटमेंट है, कैंसर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ज्यादा पीएसए आया उससे भड़क जाने की जरूरत नहीं है, बट ईयरली पीएसए आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर अफोर्ड इसलिए ये सब चीजें अल्टीमेटली महंगी है, तो काफी लोगों को वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो हमें करना है, तो करके उसको अर्ली डिटेक्ट करना है। अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो हमें क्योर मिलेगी, और अगर लेट डिटेक्शन हुआ है तो उसमें पैलिएशन तो है, ऐसा नहीं है कि हम पूरा खत्म हो गए, उसमें कुछ पैलिएशन तो आएगा। तो ये अल्टीमेटली प्रोस्टेट के कैंसर का टेक होम मैसेज है। सबसे पहले मैं आप सबको जो इतने शांति से इतनी ज्यादा नंबर्स में संडे के मॉर्निंग आपका फैमिली टाइम छोड़ के यहाँ आए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, ये दोनों संस्था जो सालों से इतना संदिग्ध प्रयास कर रही है, हमारा एम अर्ली कैंसर डिटेक्ट करना है। अभी रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी की जो सर्जरी है कब करते हैं, ये मेजर सर्जरी है, 4 से 6 घंटा चल सकती है, और ये सर्जरी कब करते हैं कि जब उससे आपको लॉन्ग टर्म फायदा हो। तो अगर आपका आयुष्य 10 साल से ज्यादा बाकी है तो ही ये सर्जरी करेंगे। आपकी अगर उम्र 80 इयर्स की है, डायग्नोसिस भी अर्ली कैंसर का हो गया है, बट ये सर्जरी करने का मतलब नहीं है क्योंकि नॉर्मल लाइफ शायद 85 की होगी या 90 की होगी, तो इतने साल तो शायद इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इतना मेजर सर्जरी नहीं करना है, दूसरा नहीं करना है। बट अगर आप 60 के हो, आपको 30 साल बाकी है, 25 इयर्स बाकी है, हम पूछते हैं कि आपकी फादर की नॉर्मल एज कितनी थी, अंकल्स की कितनी थी, भाइयों की कितनी थी, एक नॉर्मल पैटर्न पता चलता है कि ये फैमिली में लॉन्जिटिविटी इतनी है, किसी को 80 के आसपास होता है, किसी को 85। तो अगर आपकी आयुष्य नॉर्मल लंबा है और आपकी एज कम है, आपको ये सर्जरी में जाना ही है, क्योंकि उसको बॉडी में से आप निकाल सकते हो। हाँ, जाने के पहले क्या, सर्जरी के बाद क्या होता है वो एक्सेप्ट करके जाना है, बट सर्जरी करना है। तो मेडिकली फिट है, आप रिलेटिवली यंग एज के हैं और आपका कैंसर सिर्फ प्रोस्टेट में है, बाहर फैला नहीं हुआ है, तो रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी की सर्जरी करना है। सर्जरी में क्या होता है, ये प्रोस्टेट है, वो प्रोस्टेट को पूरा आप बाहर निकाल लेते हैं, ये बाहर आ रहा है पूरा राउंड जो है, ऐसे ये प्रोस्टेट निकलता है। ये प्रोस्टेट है, ये समाइनल वेसिकल है। समाइनल वेसिकल भी प्रोस्टेट के साथ जुड़ी हुई चीज है, उसको भी निकालना जरूरी है। ये वास डेफरेंस है, जो वीर्य ले जाने वाली नली है वो सब साथ निकालना जरूरी है, क्योंकि वहां तक ये जा सकता है। इसलिए इन टोटो कोई भी कैंसर की सर्जरी में आपको इन टोटो निकालना पड़ता है, आप पीस करके नहीं निकाल सकते, तभी ये कैंसर बाहर निकलेगा। नॉर्मली ये सर्जरी लेप्रोस्कोपी से होती है, ओपन सर्जरी, रोबोटिक, ये भी ऑप्शंस है। ये सर्जरी करने के पहले आप ऐसे 5 होल बनाते हैं, और फिर ये इसका वीडियो है, आप देखो। काफी मैंने शॉर्ट किया है क्योंकि इतनी लंबी सर्जरी आपके लिए सिर्फ क्या एग्जैक्टली होता है, थोड़ा एक
फील आया आपको सर्जरी का, इसलिए वीडियो है, नहीं कि हम ये सर्जरी कर रहे हैं दिखाने के लिए, बट एक जानना जरूरी कि अंदर क्या हो रहा है। तो ये देखो आप वीडियो में कि आप जब वो आपके दूरबीन अंदर डालेंगे वो पॉट में से, जहां से आपने वो पॉट, उसको पॉट बोलते हैं, उसमें से आप अंदर एंटर होते हो तो आपको ऐसे दिखता है। ये बलून से हम स्पेस करते हैं। प्रोस्टेट ऐसी जगह पे बहुत नीचे है, ब्लैडर के नीचे, यानी कि हिप बोन से उसके पीछे है, तो वहां तक आपको जाने के लिए स्पेस बनाना पड़ता है। ये जो कर रहे हैं वो साइड में जो लिम्फ नोड्स होते हैं, कोई भी डिजीज अगर गले में खराबी हो तो यहाँ लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, ऐसे गांठे हो जाते हैं, ऐसे कैंसर भी साइड में फैलता है। वो सब निकालने के लिए टिश्यू को साइड में से सब आपको बाहर निकालना पड़ता है। ये लिम्फ नोड्स है, और लिम्फ नोड्स का बायोप्सी भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि फैला हुआ है नहीं तब वहां ही पता चलेगा। और फिर आप प्रोस्टेट के आजू बाजू में से कट लगा के उसको सब दूसरे ऑर्गन से सेपरेट करोगे। प्रोस्टेट के पीछे रेक्टम रहता है, तो रेक्टम को इंजरी नहीं हो वो भी जरूरी है। और ये पूरा जो दिख रहा है आपको प्रोस्टेट ही दिख रहा है, हम चारों तरफ से उसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इससे इसका ब्लड सप्लाई कट कर देंगे, फिर उसको ब्लैडर, पेशाब की थैली के नीचे, उससे उसको सेपरेट करेंगे। ये हम पेशाब की थैली से सेपरेट करने का प्रोसेस चालू किया है। इसमें हम देखो ये उसको सेपरेट कर रहे हैं, ऊपर धक्का दे रहे हैं उसको। ये पेशाब की नली में से वो जो रॉड आया है वो नली में से आया है, तो ये पूरा ऊपर जा रहा है, ब्लैडर नीचे जा रहा है। ये सब यूरिन है जो आपको दिख रहा है, वो यूरिन लीक होने का चालू हुआ क्योंकि पेशाब की थैली आपने खोल दी है तो यूरिन बाहर आ रहा है सब। तो इसको ऐसे सेपरेट करते हैं। ग्रेजुअली प्रोस्टेट पीछे से, रेक्टम से, साइड में से, यूरिन की पाइप से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, वो पूरा इन टोटो बाहर आएगा तब लिम्फ नोड्स के साथ उसको बायोप्सी में देखते हैं। और वो बायोप्सी के रिपोर्ट आने के बाद फाइनल स्टेजिंग होगा कि ये कैंसर बॉडी में कहां तक है, प्रोस्टेट के बाहर निकला हुआ है कि नहीं, और दूसरे ऑर्गन में गया है कि नहीं। ये सब निकालने के बाद आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये फाइनल स्टेजिंग है, और इसके ऊपर सर्जरी के बाद कोई एडिशनल ट्रीटमेंट, रेडिएशन, हार्मोनल जरूरी है कि नहीं, वो डिसाइड होगा। तो पहले से आप नहीं कह सकते कि इसको सिर्फ सर्जरी ही जरूरी है। सर्जरी के बाद जो फाइनल रिपोर्ट आएगा इसके ऊपर एडिशनल ट्रीटमेंट आपका डिसाइड होगा। ये जो दिखता है वो प्रोस्टेट, हम उसको अभी फाइनल स्टेजिंग में उसको निकालने की प्रोसेस में है। ये एंडोस्कोपिक सीजर से जिससे आप इजीली उसको सर्जरी कोई भी हो, लेकिन यहाँ डीप में इसलिए एंडोस्कोपी से इजी पड़ रहा है कि आप वहां तक आराम से पहुंच सकते हो, आपको डायरेक्ट विजन मिल जाए उसका। ये कैथेटर बाहर निकला, वो नीचे पेशाब की नली है, ये प्रोस्टेट अलग होने का चालू हुआ। तो फाइनल स्टेज में हम उसको काट रहे हैं। नॉर्मल ब्लड लॉस अराउंड 100 ml होता है, इससे ज्यादा इसमें ब्लड लॉस नहीं होगा। ये प्रोस्टेट को बैग में रख के उसको बाहर निकाल देते। तो ऐसे अल्टीमेटली प्रोस्टेट का डिलीवरी होगा, फिर ये पेशाब की थैली को और नली को ज्वाइन करते हैं स्टिचेस से, तो दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, बीच का प्रोस्टेट निकल जाएगा, ये स्टिच लेके उसको ज्वाइन कर देते हैं, तो अल्टीमेटली कंटिन्यूटी यूरिन की हो जाती है। अभी ये सर्जरी में क्या ध्यान रखना है, सर्जरी के पहले 2 चीज हम हमेशा बताते हैं कि आपको इम्पोर्टेंसी हो सकती है, नपुंसकता आ सकती है, क्योंकि इसकी जो नर्व्स है पोटेंसी की, वो इसके बाजू में से ही जाती है, तो उसको कट करना पड़ता है। कई बार प्रिजर्व कर सकते हैं बट सब टाइम पे प्रिजर्व नहीं कर सकते। और दूसरा यूरिन लीक होना। ये लीक क्यों होता है? क्योंकि आप पूरा प्रोस्टेट निकाल देते तो उसमें 2 वाल्व रहते कंट्रोल के, एक ऊपर एक नीचे है। एक प्रोस्टेट निकल जाता है तो ऊपर वाला वाल्व अपने आप निकल जाता है, एक ही वाल्व रहता है जिसके साथ आपका यूरिन का ब्लैडर जुड़ता है। जैसे यूरिन आएगा ये वाल्व के ऊपर गिरेगा, तो अगर ये वाल्व का स्ट्रेंथ कम है, एज के साथ कम होता है, तो इमीडिएटली यूरिन निकल जाएगा। तो उसको आपको एक्सरसाइज से और टाइम से ही कंट्रोल करना है। मेजॉरिटी लोगों को 6 to 9 मंथ्स में वो कंट्रोल आता है, बट वंस इन अ वाइल वो कंट्रोल नहीं आए, ऐसा हो सकता है। वो एक्सेप्ट करके ये सर्जरी करना है, बट सबको होता है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये 2 कॉम्प्लिकेशन मेजर कहने जैसे, बाकी तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन कोई भी सर्जरी में होता है। मेडिसिन 1+1 2 कभी भी नहीं है, बट अच्छी नीयत से, अच्छे इंडिकेशन से, अच्छे एक्सपर्टाइज से हुआ तो मेजोरिटी में कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। तो एडवांस प्रोस्टेट कैंसर का जो ट्रीटमेंट बताया मैंने कि अभी ये लोकलाइज कैंसर था, उसको निकाल दिया हमने, लेकिन जब फैल गया है तो आइदर हम दोनों टेस्टिकल निकाल सकते हैं, या किसी को वो नहीं करना है तो हार्मोन के इंजेक्शन हर 3 महीने में लेने पड़ते हैं।
ये हार्मोन के इंजेक्शन या टेस्टिकल निकालने की साइड इफेक्ट क्या है? फीमेल्स में, लेडीज में मेनोपॉज होता है, 45-50 के एज में हार्मोन्स कम हो जाते हैं, तो काफी लोगों को हॉट फ्लशेस, एकदम गर्मी महसूस होती है, पसीना पसीना हो जाता है। सेम चीज मेल में मेल हार्मोन्स निकलने के बाद हो सकती है। जब बैठे और सडनली पसीना हो जाएगा तो लोग घबरा जाते हैं, कुछ हार्ट का प्रॉब्लम है, कुछ नहीं होता है, वो अपने आप बंद हो जाता है, बट ये हो सकता है। उसका ज्यादा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो कुछ ट्रीटमेंट है उससे कुछ फायदा होता नहीं है, उसको एक्सेप्ट करना है। सबको होता है ऐसा नहीं है, बट किसी को हो सकता है। इससे आपका बॉडी हैबिटस यानी मसल मास थोड़ा कम हो सकता है, क्यों? मेल हार्मोन से बॉडी बनता है, मेल का हार्मोन निकल गया तो नेचुरली वो थोड़े मसल्स स्लाइटली वीक होंगे। तो ये 2 मेजर साइड इफेक्ट है। तो अल्टीमेटली हम देखें कि एडवांस कैंसर के लिए एंड्रोजन डिप्राइवेशन यानी कि हार्मोन को बॉडी में से निकालना वो मेन ट्रीटमेंट है, और उससे इमीडिएटली काफी फायदा होता है, लेकिन करीबन 1.5 से 2 साल में इसमें रिलैप्स हो सकता है, यानी कि वापिस वो कैंसर बाहर आ सकता है। तो दूसरे ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ऑफ हार्मोन ट्रीटमेंट, कीमोथेरेपी, ये सब अवेलेबल है। इसलिए एडवांस कैंसर में भी काफी लंबे टाइम तक आपको वेरिएशन दे सकते हैं। एकदम एडवांस हो उसमें प्रॉब्लम ज्यादा होती है, अदरवाइज प्रोस्टेट कैंसर रीजनेबली लेस प्रॉब्लमेटिक है, उसको आप टाइम पे डायग्नोसिस करो तो ठीक फायदा हो सकता है। ये जब बोन में जाता है तो बोन में जाने से बोन वीक हो जाते हैं, तो बोन के इंजेक्शन आते हैं जोलेंड्रोइक एसिड जो मंथली लेना पड़ता है 1-2 साल तक, और कैल्शियम और विटामिन D3 के सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, जिससे आपकी बोन हेल्थ बनी रहे। तो ये टोटल हुआ कि प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस हुआ तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। अभी फाइनल स्लाइड में हम इसको सबको समराइज करेंगे। हमने बात की स्टोन्स की, हमने बात की प्रोस्टेट की, सिंपल प्रोस्टेट, कैंसर प्रोस्टेट, बाकी काफी चीजें जो सब समय की कमी से हम सब डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें जो डिस्कस, इसका टेक होम मैसेज क्या है? पथरी, पहले याद रखो कि पथरी कम बनाना है तो आपकी किडनी को फ्लश करना है, लिक्विड ज्यादा लेना है। रिकरेंट डिजीज है, बारी बारी होता है, 50% में लाइफ में वापस हो सकता है, तो उसको भूलना नहीं है। क्लियर हो गया? तो भी आप रेगुलर टाइम पे फॉलो अप करोगे तो उसमें डेफिनेटली आपको रिकरेंस का चांस कम हो जाएगा। टाइम पे तो मेजॉरिटी में फेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिससे किडनी जाने की और इवन कई बार लाइफ को भी डेंजर हो सकता है। आपको एक किडनी है और स्टोन हुआ, उसको आप लाइटली मत लो, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सिंगल है, अगर वो ब्लॉक हो गई तो प्रॉब्लम कर सकता है। और प्रिवेंशन के लिए आपको डाइट का रिस्ट्रिक्शन सम एक्सटेंट फायदा है, बट किडनी फ्लश करना, लिक्विड ज्यादा लेना, सिर्फ पानी नहीं लेना, 50% वाटर, बाकी के दूसरे फ्लूइड्स, साइट्रस फ्लूइड्स, ऑरेंज, लेमन, ये फायदा कर सकता है। प्रोस्टेट अगर आपका सिंपल है, बीपीएच है, तो मेजॉरिटी केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट इफेक्टिव है, बट वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है, वो समझ के हमें ट्रीटमेंट लेना है। जब सर्जरी की जरूरत है, जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होती है, आपको मेडिसिन लाइफ लॉन्ग नहीं लेनी है, कॉम्प्लिकेशन से अंदर, तो सर्जरी करना है, और अगर करना है तो वो सेफ है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ कि आपको दवाई की जरूरत है, इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी प्रॉब्लमेटिक है इसलिए मैं दवाई बोल रहा हूँ, बिकॉज आपको दवाई से अच्छा हो सकता है, इसलिए मैं दवाई प्रिस्क्राइब करता हूँ। तो दवाई लेना है तब दवाई लो, सर्जरी करना है तब सर्जरी करो। अगर आपकी विश है कि मेरे को दवाई नहीं लेना है तो सर्जरी का ऑप्शन है। सर्जरी करना है कि नहीं वो यूरोलॉजिस्ट को डिसाइड करने दो, आप डिसाइड मत करो। कई बार आते हैं कि सर प्रोस्टेट निकाल दो, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, जिसको जरूरी है उसको ही कर सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर अर्ली डिटेक्शन करना जरूरी है। आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो साल में एक बार पीएसए टेस्ट करना जरूरी है। पीएसए टेस्ट करेंगे, अगर कुछ एबनॉर्मलिटी आती है तो दिमाग पे कुछ टेंशन मत लो, जाके सिर्फ दिखाओ कि ये क्या चीज है, क्योंकि डायग्नोसिस अगर कैंसर का है तो भी ट्रीटमेंट है, कैंसर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ज्यादा पीएसए आया उससे भड़क जाने की जरूरत नहीं है, बट ईयरली पीएसए आफ्टर द एज ऑफ 50 अगर अफोर्ड इसलिए ये सब चीजें अल्टीमेटली महंगी है, तो काफी लोगों को वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो हमें करना है, तो करके उसको अर्ली डिटेक्ट करना है। अर्ली डिटेक्ट करेंगे तो हमें क्योर मिलेगी।
और अगर लेट डिटेक्शन हुआ है तो उसमें पैलिएशन तो है, ऐसा नहीं है कि हम पूरा खत्म हो गए, उसमें कुछ पैलिएशन तो आएगा। तो ये अल्टीमेटली प्रोस्टेट के कैंसर का टेक होम मैसेज है। सबसे पहले मैं आप सबको जो इतने शांति से इतनी ज्यादा नंबर्स में संडे के मॉर्निंग आपका फैमिली टाइम छोड़ के यहाँ आए, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, ये दोनों संस्था जो सालों से इतना संदिग्ध प्रयास कर रही है वो हमारे तरफ से करेंगे। मेरा सन भी यहाँ आया हुआ है, ये पूरा प्रेजेंटेशन उसने तैयार किया है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो उसने पूरा किया है। पार्थ है उसका नाम, उसको भी मैं थैंक्स करता हूँ। और लास्ट में ये जो सूर्य की किरणों है ऐसी तेजों में आपकी जिंदगी भी रहे। क्वेश्चन आंसर होंगे, सिर्फ पब्लिक रिलेटेड कॉमन व्यक्ति के काम के ही क्वेश्चन आंसर पूछे, हाथ रेस कर दें। 10 मिनट में हम लोग ये वाइंड अप कर रहे हैं, कोई भी पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछा। में से कुछ हो सकता है। बहुत अच्छा समझाया, हम तो यही मानेंगे। Anyway, तो काफी चीजें मैंने आपके क्वेश्चन लेके ही सब समझाया कि जो पेशेंट नमस्कार सर, आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, हमको बहुत पसंद आया। यूरिमैक्स जो लेते हैं तो वो उसका कोई नुकसान तो नहीं है और वो एडिक्ट तो नहीं हो जाते? नहीं, नुकसान ऐसा नहीं है। अगर साइड इफेक्ट आना हो तो आपको फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही आ जाएगा, और नहीं आ रहा है तो कोई नुकसान नहीं है। वही जो है कि किसी को ब्लड प्रेशर फॉल होता है तो हेडेक, डिजीनेस हो सकता है, बट वो अगर नहीं हो रहा है तो ओवरऑल वेरी सेफ मेडिसिन, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन ले सकते हैं। हार्ट की बीमारी में जैसे दवाई लेते हैं, उससे एडिक्शन का कोई सवाल नहीं है। अगर बंद करेंगे तो मेजोरिटी लोगों को सिम्टम्स आ सकते हैं, एडिक्शन का तो कोई इश्यू नहीं है, बट ये लेना जरूरी है, सेफ है, आप आराम से ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है जिसपे जरूरी है। पीए से जो चेक करते हैं वो हर साल करना निहायत जरूरी है क्या? पॉसिबल है तो करना चाहिए, पॉसिबल है तो करना। थैंक यू सर। जो भाइयों बहनों ने पीछे नंबर नहीं लिखा है जरूर। डॉक्टर साहब नमस्कार। आपने बताया सर कि किडनी से जो पाइप बाहर निकलता है वो जनरली 5 mm साइज का होता है और उसमें 3-4 mm अप टू 5 mm का स्टोन इजीली पास हो जाता है। बट आउट ऑफ 1000 ऐसा कहते हैं कि 1000 में से एक पेशेंट के पाइप जो होता है वो 2 पार्ट से होता है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे सर? वो पहला क्वेश्चन है। दूसरा ये सर कि जैसे किडनी के स्टोन्स के लिए इतनी अवेयरनेस और इतनी प्रॉब्लम्स जानी जाती है, गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का क्या इफेक्ट है वो बताइए। ये जो 2 पाइप आप बना रहे हो, जन्म से किसी को किडनी में से 2 पाइप निकलते हैं, इसका जो इंडिविजुअल डायमीटर है वो इतना कम नहीं होगा। तो 3 to 5 mm यहाँ भी है, 3 to 5 mm यहाँ भी है, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस कहाँ है कि जब आप ट्रीटमेंट, कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप कौन सी पाइप में हो ये जानना जरूरी नहीं। तो आप कोई दूसरे पाइप में जाके पूरा देखेंगे, आपको कहीं स्टोन नहीं मिलेगा, स्टोन तो है वहाँ, तो इसको डुप्लीकेशन कहते हैं। 2 पाइप है तो उससे साइज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ये साइज 3 to 5 जनरल है। किसी का यूरेटर 2 mm का भी हो सकता है, उसमें फिर ये 5 mm स्टोन नहीं निकलेगा। जब ये 5 mm स्टोन निकलने के चांसेस है तो उसमें शेप भी इम्पोर्टेंट है। अगर गेंद कोई गहना जैसा स्मूथ सरफेस का स्टोन है वो निकल जाएगा, लेकिन अगर स्टोन में 1-2 कांटे जैसा होगा तो फंस जाएगा। तो सब चीज़ों को कोरिलेट करना है कि साइज क्या है, कौन सी जगह पे है, शेप क्या है, साथ में इन्फेक्शन है कि नहीं, किडनी को प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं, तो सबको कोरिलेट करके फिर एक फाइनल ट्रीटमेंट डिसाइड करना है कि इसको हम मेडिकली वेट करेंगे या सर्जिकल करेंगे। रही बात गॉल स्टोन्स की, पित्ताशय की पथरी, वो एक्चुअली यूरोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है, वो पित्त की थैली में होती है, वो पूरा सिस्टम अलग है। तो उसको मैं उसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ कि बताऊँ, लेकिन इन जनरल पित्ताशय में पथरी होती है, साइलेंट होती है, तो वो लोग ऑब्जर्व करते हैं। अगर उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो पूरा पित्ताशय निकाल देते हैं, क्योंकि यूरिन में जो पॉसिबल है कि यूरिन के रास्ते से निकल जाए, इसका ऐसा पित्त की थैली में ज़्यादा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि पित्त की नली में फंस जाएगा तो जॉन्डिस ये सब होता है। तो यूरिन में एक फायदा ये कि यूरिनरी ट्रैक्ट बाहर निकलता है, इसलिए आपके स्टोन बाहर निकल जाते हैं, उसमें वो आंत में जाती है नली, तो इसलिए वो लोग उसमें पूरा पित्ताशय निकाल देते हैं। लेकिन ये फील्ड पूरा अलग है, वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में रेगुलर कराना पड़ता है या उसको जब जरूरत हो करा करके छोड़ भी दिया जा सकता है? कैलिब्रेशन जब, यानी कि वो पेशाब की नली जब नैरो होती है तो उसकी टेंडेंसी वापस नैरो होने की होती है। आपको जब
कोई शरीर पे घाव पड़ता है और जब रूज आती है तो एक स्कार बन जाता है, दाग पड़ जाता है। ऐसे पेशाब की नली में जब कुछ इंजरी होती है या इन्फेक्शन होकर वो नली नैरो हो जाती है तो उसको आप कैलिब्रेशन करके फिर आपकी सीलिंग होने पे वो नैरो हो सकती है। तो कैलिब्रेशन जब करते हैं तो मेजॉरिटी में वो रेगुलर करना जरूरी है। किसी को ऐसा होता है कि उसका फ्लो मेंटेन रहता है तो नहीं करे तो चले, लेकिन मेजॉरिटी में कैलिब्रेशन करना जरूरी है। सब्जेक्ट को बहुत सिंप्लीफाई किया, थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबने जो समय से पधारे और इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परिषद के 21वें सेमिनार में 5 अप्रैल 2020 को उसमें आया तो प्रोस्टेट की वजह से यानी कि रुकावट होती है, खाली नहीं होता है, बारी बारी जाना पड़े तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अदरवाइज एज के साथ ऐसे ही ज़्यादा जाना पड़े तो रात को पानी कम कर दो, सोने के 2 घंटे पहले उसको दवाई लेने का फायदा। कार्ड तो नहीं होगा मेरे पास यहाँ।